हेलो डियर, आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर। तो भाई, इससे पहले हम कंसेप्ट लेक्चर 1 कर चुके हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जो आपको नॉलेज चाहिए थी वो मैं पहले आपको दे चुका हूँ, और हम क्वेश्चंस के थ्रू ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे थे। उसी जर्नी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको लगभग 30 क्वेश्चन करवाऊँगा। अगर एक क्वेश्चन ऑन एन एवरेज समझाने में अगर 3 मिनट भी लगे तो 90 मिनट, ठीक है। यानी कि 2 घंटे के करीब वीडियो आ सकती है, बिकॉज मैं तसल्ली से समझाता हूँ, ठीक है। तो ये एक लंबी वीडियो होएगी, तसल्ली से आराम से बैठ कर देखते हैं, ठीक है। अगर एक बार में ना देख पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, 2 बार में देख लेना। मैं एक बार में बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें, सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे अपनी जो अंडरस्टैंडिंग अब तक हम डेवलप कर चुके हैं उसको एक स्टेप और फर्दर बढ़ाते हैं। और सारे क्वेश्चन मेरे बताने से पहले सॉल्व करोगे तुम, ठीक है। और चाहे आपका सॉल्यूशन निकल गया हो ना निकला हो, आपने फर्स्ट टाइम जब कोर्स कर रहे हो तो उस वक्त मेरा जो सॉल्यूशन है वो देखना ही देखना, ठीक है। चलिए, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, देन द प्रॉफिट परसेंटेज इज व्हाट। जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस का 80% है। तो सेलिंग प्राइस को मैंने मान लिया है जी 100, तो कॉस्ट प्राइस जो है इसका 80% है, वो हो गया है जी 80। तो अब ये बोल रहा है कि भैया प्रॉफिट परसेंट क्या है। तो यानी कि 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ है कितने रुपए पर, 80 पर, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होता है। तो यानी कि 25%, 1/4 प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 25%। इतना मैं भैया अजूम आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपसे इतनी उम्मीद कर सकते हैं कि 1/4, 1/5, 2/5 जो फ्रैक्शन वर्सेस परसेंटेज है वो रिलेशन आपको याद होएगी। अगर मैं इतनी आपसे उम्मीद नहीं कर सकता तो आपको ये चैप्टर देखने का कोई हक नहीं है, फिर से परसेंटेज देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, इफ देर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, देन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन इट सेलिंग प्राइस विल बी। देखो, नॉर्मली जो प्रॉफिट परसेंट है या लॉस परसेंट है वो कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट होगा, लेकिन अगर एग्जामिनर बोले कि मुझे सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट करके दिखाओ, या किसी सवाल में बोले कि इस बंदे ने सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट किया है, तो आप उसकी बात को मान के उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ऑफलाइन में कई बार मैंने बंदे देखे हैं वो रिजिड हो जाते हैं, लेकिन सर ये तो कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट हो रहा है। भैया, जो तुम्हें नंबर देगा वो सेलिंग प्राइस पर निकालने के लिए बोल रहा है, तो निकालोगे कि नहीं, ठीक है। इफ देर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस पर 20% का प्रॉफिट है, तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 20% का प्रॉफिट है, 100 का 20% 20 होता है, तो सेलिंग प्राइस 120 हो गया। और प्रॉफिट कितना है अपना, प्रॉफिट है जी 20 रुपये का। वो ये बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस के ऊपर अगर हम परसेंटेज में देखेंगे तो कितना होगा, तो देख लो 20 जो है वो 120 का कितना परसेंट है, तो 1/6 दिख रहा है, यानी कि 16.66। सिंपल, बताओ। महेश परचेस्ड ए रेडियो एट 9/10 ऑफ इट्स। और ये जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, हो सकता है एक क्वेश्चन को मल्टीपल वेज से किया जा सकता हो, तो जब मल्टीपल वेज बताने बेनिफिशियल होंगे तो मैं आपको मल्टीपल वेज बताऊंगा, जब नहीं होंगे तो मैं नॉर्मली चलता रहूँगा, ठीक है। कई तरीक़ों से किया जा सकता है, मेरे को जो बेस्ट लगेगा इस वक्त, जिस तरीके से मैं आपकी समझ डेवलप करना चाह रहा हूँ, जिस तरीके के रिगार्डिंग, मैं उस तरीके से आपको बताता चलूँ, ठीक है। महेश परचेस्ड ए रेडियो एट 9/10 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, ठीक है। महेश ने एक रेडियो को उसके सेलिंग प्राइस के 9/10 में खरीदा, तो मैंने सेलिंग प्राइस को ऐसा मानना है जो 10 से डिविजिबल हो, ताकि मैं उसका 9/10 कर पाऊँ। तो मैंने सेलिंग प्राइस को मान लिया भाई साहब 100। और महेश ने कितने में खरीदा, तो महेश बाबू ने खरीदा है इसके 9/10 में, यानी कि 90 में। तो महेश ने 90 में खरीदा एंड सोल्ड इट एट 8% मोर देन इट्स ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। जो इसका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस था उससे 8% ज़्यादा में बेच दिया, तो 100 से 8% ज़्यादा कितना होगा, 108। तो भाई साहब ने लिया तो है 90 में, बेच दिया 108 में, तो बताओ कितने का फ़ायदा हो गया। यहाँ पर उसे फ़ायदा हो गया भाई साहब 18 का, कितने पर, 90 पर। तो कितना है भैया, परसेंटेज में देखोगे तो 18 एकम 18, 18 पंजे 90, 1/5 प्रॉफिट हुआ है, एक का प्रॉफिट 5 पर, यानी कि 20%। क्लियर है, सिंपल है, ये बताओ।
ए मैन गेन्स 10% बाई सेलिंग ए सर्टेन आर्टिकल फॉर ए सर्टेन प्राइस, ठीक है, उसको 10% फ़ायदा हुआ है, यानी कि अगर वो 100 रुपये में लेकर आ रहा है तो वो 110 में उसे बेच रहा है। ओके, इफ़ ही सेल्स इट एट डबल द प्राइस, अगर वो डबल रेट पर बेच दे, यानी कि 110 की बजाय वो 110 का डबल यानी कि 220 पर बेच दे, तो उसे परसेंटेज में कितना फ़ायदा होगा? तो बहुत ही सिंपल है, पहले 100 में लाकर 110 में बेच रहा था, अब 100 में लाकर इससे डबल 220 में बेच रहा है, यानी कि फ़ायदा कितने का कमा रहा है? 120 का फ़ायदा कमा रहा है। कितने पर? 100 पर, यानी कि 120%। 100 पर जो भी आप कमाते हो वो परसेंटेज में ही होता है। 120 रुपये कमा रहा है 100 पर, यानी कि 120%। ठीक है जी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कि दिमाग का जोर नहीं लग रहा है, थोड़ी देर में लगेगा, टेंशन मत लो। ए मैन परचेस्ड ए बेड शीट फॉर ₹450 एंड एंड सोल्ड इट। हमारे स्कूल में एक मैम थे, वो ज्योग्राफी टीच करते थे, तो वो छींकते थे, तो ये नहीं पता लगता था उन्होंने छींका कब, तब पता लगता था सॉरी सॉरी, अच्छा छींका होगा मैम ने, मतलब इतने बंदे। ए मैन परचेस्ड ए बेड शीट फॉर ₹450 एंड सोल्ड इट एट ए गेन ऑफ 10% कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस। एक बंदे ने 450 में खरीदी और उसने उस बेडशीट को इस रेट पर बेच दिया। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, उसने उस बेडशीट को इस रेट पर बेच दिया कि जो उसका फ़ायदा है वो सेलिंग प्राइस का 10% है, ये वो कहना चाह रहा है। एट ए गेन ऑफ 10% कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस, मतलब जो उसको फ़ायदा हुआ, अगर आप देखोगे वो सेलिंग प्राइस का कितने परसेंट है, तो वो 10% है। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका है, यहाँ पर आप ऑप्शंस यूज़ करो। पहला ऑप्शन, अगर मैं इसी को सेलिंग प्राइस मान लूँ तो एक बार इसका 10%, मान लो मैंने 460 में बेच दिया, तो इसका 10% कितना है? इसका 10% है 40। तो क्या 450 में लेकर 460 में बेचने पर 46 रुपये का फ़ायदा हो रहा है? नहीं, वो तो 10 रुपये का हो रहा है। अगर मैं इतने में बेच दूं तो क्या फ़ायदा 47.5 का होगा? नहीं, पॉइंट में तो नहीं होगा भैया। 450 में लेकर 475 में बेचोगे, इसका 10% तो यही है, इतने का तो फ़ायदा नहीं हो रहा। अगर इतने में बेचूँ तो क्या 48 का फ़ायदा होएगा? नहीं जी, इतने का तो नहीं हो रहा, 30 रुपये का हो रहा है। अगर मैं 500 में बेचूँ तो इसका 10% कितना है? 50। जी हाँ, तो यहाँ पर 50 रुपये का फ़ायदा हो रहा है सेलिंग प्राइस के 10% के बराबर, यानी कि दिस इज द आंसर। तो सबसे पहला तरीका क्या है? ऑप्शंस यूज़ कर ले। अब अगला तरीका क्या है? यहाँ पर उसने क्या बोला है? उसने आपको बोला है कि भैया मैंने जो प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप भी एक सिचुएशन मान लो, आप भी सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट कर लो प्रॉफिट। आप सेलिंग प्राइस को 100 मान लो। उसने क्या बोला है? उसने बोला कि मैंने जब प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट किया तो वो 10% बना, तो प्रॉफिट तो सेलिंग प्राइस को मैंने मान लिया 100, तो इसका 10% कितना है? 10। तो इसका मतलब जो प्रॉफिट हुआ है वो 10 हुआ है, तो 100 में बेचने पर 10 रुपये का फ़ायदा हुआ, यानी कि 90 में लाया होगा चीज़ ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लिया 9:10। अब वो इसमें से एक चीज़ आपको बता देगा। उसने क्या चीज़ बता दी? कि कॉस्ट प्राइस बता दिया उसने 450, 9 का 50 गुना, 10 का 50 गुना 500। क्लियर है? इजी क्वेश्चन है, ये बताओ। ए क्लॉक वॉज सोल्ड फॉर ₹144। एक क्लॉक 144 रुपये में बेची गई। इफ़ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वॉज न्यूमेरिकली इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस, जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो किसके बराबर है? वो कॉस्ट प्राइस के बराबर है। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है तो प्रॉफिट परसेंट भी 100 रुपये, कॉस्ट प्राइस 30 रुपये है तो प्रॉफिट परसेंट भी 30 रुपये, और सेलिंग प्राइस ये है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन में क्या रहेगा? ऑप्शंस को यूज़ करना। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? उसने पूछा है कि भैया कॉस्ट प्राइस कितना है, तो मैंने मान लिया कि कॉस्ट प्राइस 72 है, वो तो प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट भी 72% हो गया। तो अगर आप 72 का 72% इसमें जोड़ेंगे तो क्या ये आएगा? आपको ये नहीं लग रहा है इसका 72% पॉइंट में आएगा? गंदा सा आएगा, है ना? ठीक है, फिर मैं सेकंड ऑप्शन को यूज़ कर रहा हूँ। 80 का 80%, तो इसका 10% कितना है? इसका 10% है जी 8, तो 8 8 64, तो इसके अंदर इसका 80% मैंने जोड़ा तो 144। दिस इज द आंसर, दैट इज। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है? ऑप्शंस को यूज़ करना ऐसे क्वेश्चन के अंदर। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर ने एक्चुअल में एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं और उसने इस तरीके से पूछे हैं कि ऑप्शन को उस क्वेश्चन में यूज़ नहीं कर पाएंगे। आगे वो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा।
तो हमें कन्वेंशनल मेथड भी आना चाहिए, तो कन्वेंशनल मेथड से भी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कॉस्ट प्राइस को क्या मान लिया, मैंने कॉस्ट प्राइस को मान लिया भाई साहब x, ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस x है तो मेरे को जो प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है वो भी तो x% हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस को अगर मैं x% बढ़ा दूँ तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 10% फ़ायदा हुआ तो इसका मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस से 10% ज़्यादा में बेच दिया, यानी कि कॉस्ट प्राइस को 10% बढ़ाओगे तो सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। तो ये कॉस्ट प्राइस है, इसको मैं x% बढ़ा रहा हूँ। तो 10% कैसे बढ़ाते हैं जी, 10% बढ़ाते हैं ऐसे। तो x% कैसे बढ़ाते हैं किसी भी चीज़ को, x% बढ़ाते हैं कि 100 से 100 + x होगी, कितने गुना होगी। तो मैं इसको x% बढ़ा रहा हूँ, अब आ जाएगा अपना सेलिंग प्राइस, दैट इज 140, ठीक है। इसको सोल्व करने की बहुत ही प्यारी टेक्निक जो मैं आपको बता चुका हूँ वो फिर से बताऊंगा। चलिए जी, तो इस 100 को मैं पकड़ के उधर भेज रहा हूँ, ठीक है। x को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इट इम्प्लाइज दैट x² प्लस 100x। जब ये 100 उधर जाएगा तो, और फिर मैं सारे को इधर लेकर आऊँगा तो हो जाएगा -144 × 100 = 0। तो ये बन गई भाई साहब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं, हम ऐसे दो नंबर निकालते हैं जिनका प्रोडक्ट तो हो ये जिनका प्रोडक्ट हो और सम क्या हो, इसके साइन को बदलते हैं और उनका सम हो -100। ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम तो हो -100 और जिनका प्रोडक्ट हो -14400। एक तो ये तरीका है क्योंकि मुझे वो नंबर याद है, मैं डायरेक्टली आपको बताऊं कि साफ साफ दिख रहे हैं, या फिर एक दूसरा तरीका बताऊं जहां पर आप भी बड़े प्यार से उनको निकाल पाओगे, ठीक है। तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ये बातें डिटेल में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर समझोगे, लेकिन जब एक बार आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखकर फिर से कोर्स को रिपीट कर रहे होंगे तो ये समझ में आ जाएगा, समझ में अब भी आ जाएगा। अगर स्कूलिंग में थोड़ी सी भी क्वाड्रेटिक सोल्व किया तो देखो, ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, ये दो नंबर्स का सम है। मैं करता क्या हूँ, वो दो नंबर मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये देखता हूँ दो नंबर्स में कुछ कॉमन है क्या, और जनरली कॉमन मिलता है इस इक्वेशंस में, उस कॉमन को मैं निकाल लेता हूँ। तो उस कॉमन को निकालने की एक टेक्निक है। देखो मान लो दो नंबर हैं, एक तो 2a और एक 3a। अगर मैं इन दोनों का सम करूँ तो क्या आएगा 5a। अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूँ तो क्या आएगा 6a²। तो इन दोनों के अंदर कॉमन था a। जब आप जोड़ते हो तो a सिर्फ एक बार रहेगा, जब आप गुणा करते हो तो a का स्क्वायर आ जाएगा, गुणा करते हो तो जो भी दो नंबर, मुझे पता नहीं बड़े बड़े नंबर हैं, उनके अंदर जो भी कॉमन चीज़ें हैं वो प्रोडक्ट में 2 बार आएंगी, सम में 1 बार। तो मैं क्या करूँगा, मैं प्रोडक्ट से मैं ये करूँगा, मैं ऐसे नंबर देखूंगा जो मैं प्रोडक्ट से 2 बार निकाल सकूँ, सम से 1 बार। यहाँ से मैं उसी नंबर को 2 बार काटूंगा, यानी कि उसके स्क्वायर को काटूंगा, यहाँ से 1 बार। मैं नंबर्स को छोटा कर रहा हूँ और मुझे याद भी रखना है कि वो कौन से नंबर है, अलग से मैं लिखूंगा। मैं 10 को यहाँ से 2 बार काट सकता हूँ कि नहीं, मैंने लिख लिया कि भैया 10 एक बार यहाँ से काटा जा चुका है, 2 बार यहाँ से, बाद में 10 दूंगा मैं, क्योंकि 10 उन दोनों नंबर में कॉमन है, मैंने छीन लिया, मैं अपने क्वेश्चन को छोटा करना चाह रहा हूँ। अब मैं देखूंगा और कुछ ऐसा नंबर है जो मैं 2 बार यहाँ से छीन लूँ, 1 बार यहाँ से। अब फिलहाल तो 4 हमें दिख रहा है, 2, यानी कि आप यहाँ से 4 छीन सकते हो, 2 को 2 बार छीन सकते हो और 2 को 1 बार यहाँ से छीन सकते हो, लेकिन फिर भी हमें ज़रूरत है नहीं। ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 144 है, -144 है, यानी कि एक नेगेटिव होगा। दो नंबर का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव में है तो एक पक्का नेगेटिव होगा। दोनों पॉजिटिव होते तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव होते तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव, और सम नेगेटिव यानी कि बड़े वाला नेगेटिव होगा। एक तो यहाँ पर आपको नंबर हो सकता है स्ट्राइक कर जाए कि सर ये तो 18 8 144 है, मुझे तो 18 का पहाड़ आता है, और बड़े वाला नंबर नेगेटिव होएगा क्योंकि सम नेगेटिव है। तो ये देखो सर, माइनस का 18 और 8, 10 मैंने जो इन दोनों के अंदर जो कॉमन था वो मैंने 10 छीना था, तो दोनों के अंदर 10 थे, तो आ गए एक्चुअल नंबर जो हमें चाहिए थे। तो मेरे को तो -180 और 80 याद थे, क्वेश्चन बहुत बार देख चुका हूँ, आप ऐसे निकाल लोगे इजीली, ठीक है। अब ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू -180 हो सकती है भाई। कोई प्रोडक्ट नेगेटिव में खरीद सकते हो आपकी -50 रेट है, मतलब दुकानदार से रुपए भी ले आओ, प्रोडक्ट भी ले आओ, फिर तो मैं पूरे दिन 2 गाड़ी लेकर जाकर वहाँ खड़ी करूँगा और पूरे दिन खरीदता रहूँगा। एक में रुपए भरूंगा, एक में प्रोडक्ट भरूंगा और शाम को घर आ जाऊँगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस नेगेटिव में तो होएगा नहीं, तो x की वैल्यू क्या है 80, ठीक है। इसको फर्दर और कि सर नहीं हमें तो 18 और 8 भी नहीं देखे चश्मे का नंबर बड़ा है, तो कोई नहीं, थोड़ा सा और हम काट लेते हैं। यहाँ से मैं 2 को 2 बार निकाल रहा हूँ, यानी कि मैं यहाँ से 4 से काट रहा हूँ इसको,
4 तिये 12, 2 4 छके 24, 2 को मैंने 2 बार निकाला भाई साहब, ठीक है, और यहाँ से 2 को 1 बार। अब तो तोड़ लोगे 36 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ लो भाई, जिनका मतलब डिफरेंस 5 आ रहा हो, 9 चौके 36, और ये माइनस का होएगा। मैं 20 निकाल चुका हूँ, 20 दे दो यहाँ पर, नेगेटिव वाला तो होएगा नहीं, आपको पता ही है, 20 के 80, 80 विल बी द आंसर। एक आधे और क्वेश्चन के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दिया करो। ये बताओ, ए मर्चेंट सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹75 एट ए प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू इट्स कॉस्ट प्राइस। जो प्रॉफिट परसेंट है वो कॉस्ट प्राइस के बराबर है, ठीक है। बेस्ट तरीका क्या है, ऑप्शन चेक करेंगे, ठीक है। सेलिंग प्राइस वो बन जाना चाहिए, तो ये तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है। सबसे पहले मैं तो जीरो वाले चेक करूंगा, है ना। 50 के ऊपर 50% प्रॉफिट करोगे तो इसका 50% कितना है भैया, 50 का 25, तो ये देख लो, ये बन गया 75, दिस इज द आंसर। ये नहीं होता तो इसको चेक करते हैं, नहीं तो बाद में बाकियों को चेक कर लेते। तो बेस्ट तरीका है ऑप्शन चेक करना। अदरवाइज कन्वेंशनल मैंने आपको बताया है, इसके ऊपर कन्वेंशनल लगा के बता देता हूँ, एक और के ऊपर बता दूंगा, दैट विल बी मोर देन एनफ, ठीक है। चलिए जी देखते हैं, तो करते हैं फिर। कॉस्ट प्राइस को मैंने एक्स मान लिया और प्रॉफिट भी एक्स, या फिर इसके ऊपर नहीं लगाऊंगा मैं कन्वेंशनल, एक अगले पर लगाऊंगा, नहीं, जब कॉस्ट प्राइस को थोड़ा सा तो बदलने दो तब लगाएंगे। ए मर्चेंट सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹112 एट ए प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू हाफ ऑफ हिज कॉस्ट प्राइस। जो प्रॉफिट परसेंट है वो उसके कॉस्ट प्राइस का हाफ है, यहां पर लगा के दिखा दूंगा कन्वेंशन, ठीक है। आर्टिकल को 112 में बेचा है और जो प्रॉफिट परसेंट है वो कॉस्ट प्राइस का हाफ है, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर आपका 60 रुपये है तो प्रॉफिट परसेंट 30% है, तो मैं चेक करूंगा। ओवरऑल सेलिंग प्राइस 112 बनना चाहिए, तो अगर मैं 40 के ऊपर 20% फायदा, प्रॉफिट परसेंट कॉस्ट प्राइस से हाफ है, इसके अंदर 20% जोड़ूंगा, इसका 20% क्या होगा 8, ये कभी भी 112 नहीं बनेगा, हटाओ इसको, मैं चेक ही नहीं करूंगा, अगले को चेक करूंगा, इतने गंदे को चेक नहीं करते हम, ठीक है। 80, तो 80 का हाफ कितना है 40, तो इसका 40% यानी कि 32, 8 चौके 32, तो 112 ही बन रहा है, दिस इज द आंसर। क्लियर है। बेस्ट वे क्या हो गया, ऑप्शन चेक करना। कन्वेंशनल वे आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए, कई बार वो आपको मजबूर कर देगा कन्वेंशनल वे यूज़ करने पर। तो देखिए, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस को मैंने मान लिया है जी एक्स, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, प्रॉफिट परसेंट हो गया जी x/2%, है ना। अगर किसी चीज़ को x/2% बढ़ाना है ऐसे ही करोगे, है ना, तो ऐसे ही कर देता हूँ यहाँ पर। इसको आप एक स्टेप आगे भी लिख सकते हो, मैं बस बच्चों को समझाने के लिए कि भाई किसी को दिक्कत ना है, इसलिए मैं कम स्टेप स्किप करता हूँ, ठीक है। तो इस 100 को मैं वहाँ पर भेज रहा हूँ, या फिर पहले मैं इस 2 को सोल्व कर दूँ, 2 × 100 200 + x, और ये 2 आ जाएगा नीचे, तो बटे में 200 ये हो गया, ठीक है। अब मैं इस 200 को उधर भेज दूंगा। जब मैं इस x को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो x × x x² + 200x, ये थोड़ा सा टिपिकल बन जाएगा, इसलिए मैं इसको कन्वेंशनल वे से सोल्व करके दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। ये 200 जब उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -112 × 200, सोल्व करने की जरूरत नहीं, = 0। जब इसको इधर घसीट के लाओगे तो नेगेटिव का हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब मुझे ऐसे 2 नंबर निकालने हैं जिनका प्रोडक्ट तो ये हो, यानी कि प्रोडक्ट नेगेटिव है, और सम हो -200। सम के लिए साइन बदलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पता चलेगा क्यों, ठीक है। तो सम -200, प्रोडक्ट भी नेगेटिव, सम भी नेगेटिव। प्रोडक्ट नेगेटिव यानी कि एक नंबर नेगेटिव है, सम बताएगा बड़ा नेगेटिव है या छोटा, सम नेगेटिव है यानी कि बड़े वाला नेगेटिव है, तो ठीक है। ऐसे 2 नंबर निकालूंगा जिनका डिफरेंस 200, सम -200 होने का यही मतलब है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम वही काम करेंगे, यहाँ से अगर मैं किसी नंबर को 2 बार निकाल सकता हूँ, यहाँ से 1 बार निकाल सकता हूँ, तो मैं उसको निकालूंगा। तो सीधा सीधा एक तो 10 दिख रहा है मुझे, 2 0 यहाँ से काटी, 10 मैंने निकाल लिया, 10 एक बार यहाँ से निकाल लिया। उसके बाद कुछ और दिख रहा है, यहाँ से मैं 5 निकाल सकता हूँ, वहाँ से 5 निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकते एक बार भी। यहाँ से मैं 4 निकाल सकता हूँ, 4 × 5 = 20, वहाँ से 4 निकाल सकता हूँ 2 बार, यानी कि 16 निकाल सकता हूँ, निकला पड़ा है। एक 2 यहाँ पर रहा, 16 क्या होता है, एक 2 यहाँ पर, एक 8 यहाँ पर, निकला पड़ा है। यहाँ से मैंने 4 को निकाला, 4 × 5 = 20, 4 निकाल रहा हूँ भाई, एक 2 मैंने यहाँ से निकाला, 8 यहाँ से निकाला, ये हो गया 14। अब आपके लिए इक्वेशन आसान हुआ कि नहीं, सिर्फ 14 को तोड़ना है। ऐसे 2 नंबर में तोड़ो कि डिफरेंस 5 आ जाए, तो 7 दूनी 14, ये लो। अब बड़े वाला नेगेटिव होएगा या छोटे वाला, बड़े वाला नेगेटिव होएगा, क्योंकि सम नेगेटिव है, -5 सम तभी आएगा, उसको नेगेटिव कर दिया तो +5 आएगा। और नेगेटिव कभी भी कॉस्ट प्राइस हो सकता है नहीं, अपनी धरती पर बिल्कुल भी नहीं, मार्स का हमें पता नहीं,
सिलेबस अपडेट होएगा तो पता चलेगा। ठीक है, तो मैंने कॉमन क्या निकाला था, मैंने कॉमन निकाला था 40, है ना, 40 दे दो इधर, तो 40 दूनी 80, अब की बार हमारी वैल्यू 80 था ना। ये बताओ, ये क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल टीयर 1 18 अगस्त 2021 को जो शिफ्ट हुई थी उसका, और यहाँ पर मजबूर कर दिया हमें कन्वेंशनल वे यूज़ करने के लिए एग्जामिनर ने। ठीक है, ऑप्शंस हालांकि यहाँ पर भी हम यूज़ कर सकते हैं, एग्ज़ाम में जैसे मतलब इस तरीके से ऑप्शन याद करके मैं आ सकता हूँ और आपको इम्प्रेस कर दूँ, बट वो हेल्दी वे नहीं है क्वेश्चन को करने का। आपके ऊपर स्ट्रेस ही बढ़ेगा कि हमें क्यों नहीं दिख रही चीज़ें, आपको कैसे दिख रही हैं। चश्मा कौन सी दुकान से बनवाया सर आपने, फिर आप ये पूछोगे। करो। बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹131.25 ए ट्रेडर गेन्स एज मच परसेंट एज द नंबर रिप्रेजेंटिंग द कॉस्ट प्राइस। उसको फ़ायदा उतना ही हुआ है परसेंटेज में जितना कि कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, ठीक है, गेन जो परसेंट में है कॉस्ट प्राइस के बराबर है। इन ऑर्डर टू अर्न 40% प्रॉफिट एट वट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल। 40% प्रॉफिट कमाने के लिए कितने प्राइस पर बेचेगा, तो उसने कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा ना, तो वो ऑप्शन को यूज़ करने के लिए हर एक ऑप्शन को मैं पहले घटाऊंगा, मतलब कि भाई ये 40% ज़्यादा है, या फिर अगर वो ये पूछ लेता तो व्हाट इज़ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द कॉस्ट प्राइस, तो वो चाहे तो गड़बड़ कर सकता है, तो हमें कन्वेंशनल वे आना चाहिए, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब कॉस्ट प्राइस को मैंने x मान लिया और प्रॉफिट भी x% हुआ, तो x इंटू 100 प्लस x बटे में 100 इज इक्वल टू 131.25, इसके भी बटे में 100 है, यही है ना। ठीक है, तो 100 से 100 कट गया भाई, यहाँ पर क्या हो गया, x² प्लस 100x माइनस 13125 इज इक्वल टू 0। तो फिर से बड़े बड़े नंबर, यहाँ पर भी मेरे को नंबर याद हैं कि कौन से हैं, याद हो जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो, बट ऐसे याद रख के थोड़ी ना एग्जाम में जाओगे आप, आपको तरीका चाहिए, तो वही तरीका, यहाँ से 2 बार काटूंगा चीज़ों को, यहाँ से 1 बार, तो ऐसे 2 नंबर जिनका प्रोडक्ट ये हो और सम हो -100। अभी देखते हैं भैया क्वेश्चन को, उसकी नानी अभी याद दिलाते हैं। 25 यहाँ पर 2 बार मिलेगा आपको, यहाँ पर 1 बार मिल रहा है, अब यहाँ पर 2 बार मिलेगा कि नहीं सर, वो चेक करना पड़ेगा, देखो। ठीक है, और ये 5 2 बार, हाँ डेफिनेटली मिलेगा। अच्छा 2 बार मिलेगा कि नहीं, तो 2 बार के लिए तो 25 का स्क्वायर 625 से हमें चेक करना पड़ेगा, 2 बार काट के ही देख लो। ठीक है, 25 से मैं इसको काट रहा हूँ, मैं 25 कॉमन लेने की कोशिश कर रहा हूँ। 25 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 25 पंजे 125, 6 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, देखो ये फिर से 25 से डिवाइड हो रहा है, 25 दूनी 50, 25 से कम 25। ठीक है, और 25 चौके 100। अब 21 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ दो भाई साहब, जिसके बीच में 4 का फर्क हो, तो 7 × 21। और भाई नेगेटिव कौन सा होगा इन दोनों में, बिकॉज सम नेगेटिव है तो बड़े वाला नेगेटिव होएगा -7, और कभी भी नेगेटिव वाला नहीं हो सकता, कॉस्ट प्राइस नहीं हो सकता, तो जो आपने कॉमन निकाला था वो पॉजिटिव वाले को दे दो, 25 × 75, तो ये आ गया जी 75। वो 2 नंबर पता कौन से थे, 25 × 7 175, 175 एंड 75, तो बहुत मुश्किल हो जाती है निकालने में नॉर्मल मेथड से। तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया जी 75। अब उसने क्या बोला है, अगर इसको 40% फ़ायदे पर बेचे हैं तो बेच दो भाई, क्या दिक्कत है। 40% इंक्रीज करेंगे यानी कि 7/5 14500, 15 × 7 105, तो 105 विल बी द आंसर। ठीक है, क्लियर है, ये बताइए। ए पर्सन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज़, ये CDS के अंदर क्वेश्चन आया था। ए पर्सन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹96 फाइंड्स दैट हिज लॉस परसेंट इज 1/4 ऑफ द अमाउंट ऑफ रुपीज़ दैट इज पेड फॉर द आर्टिकल, यानी कि उसका लॉस परसेंट जो है वो 1/4 है, इसका कॉस्ट प्राइस का। अब तक कॉस्ट प्राइस के बराबर आया था, और क्या बोलते हैं भाई उससे आधा आ गया था, वो प्रॉफिट था, ये लॉस है, बात तो सेम ही है। अब की बार इसको उतना घटा देंगे, तो मैं कन्वेंशनल वे से तो नहीं बताऊंगा, कन्वेंशनल से कर सकते हैं, मैंने आपको बताया है दोनों चीज़ें। ठीक है, बट हम ऑप्शन से इसको करेंगे। व्हाट कैन बी द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या हो सकता है। तो इसने क्या बताया है कि जो लॉस परसेंट है, जो भी कॉस्ट प्राइस है उसका 1/4 है परसेंटेज में। ठीक है, तो मैं पहले वाले ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ, तो अगर कॉस्ट प्राइस 160 है तो इसका 1/4 कितना है भैया 160 का, 40, तो लॉस परसेंट 40% है। तो अगर लॉस परसेंट 40% है, यानी कि चीज़ को बेचा जा रहा है, ये तो लॉस परसेंट है, चीज़ को बेचा जा रहा है 60% पर, इसका 60% उतना है कि नहीं 96, तो 16 × 96, हाँ ये तो है।
इसका 60% 16 के 96। तो इनमें से उत्तर क्या है, ओनली 160, फिर आगे है ओनली 240। तो ओनली 160 का तो भी पता चलेगा ना कि 240 है कि नहीं, तो वो भी चेक करते हैं। 240 का 1/4 कितना है भाई साहब जी, 60%। तो यानी कि लॉस जो है 60% हुआ है। अगर 60% लॉस हुआ है तो यानी कि चीज़ को 40% में बेच रहे हैं। तो 24 चौके 96, इसका 40% भी 96 है, यानी कि 160 भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 240 भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन सी इज द रियल आंसर, इधर ₹160 और ₹240। जब आप इसको कन्वेंशनल वे से करेंगे, सर कन्वेंशनल वे से कैसे करेंगे, यहाँ पर तो 2 उत्तर है। एक उत्तर ऐसा आ रहा था ना नेगेटिव का, जो कि कैंसिल आउट हो जा रहा था, इसमें एक भी उत्तर कैंसिल आउट नहीं होगा, दोनों मान्य हो जाएंगे, बस ये हो जाएगा। ठीक है, ये बताओ जी, ए मैन बाइज एन आइटम एट ₹X where X is a 2-digit number and sells it at ₹Y where Y is also a 2-digit number obtained by reversing the digits of X। Y जो है वो हमें कैसे मिला है, X के डिजिट्स को रिवर्स करके। मान लो अगर X एक 2-digit नंबर है ऐसे A B, तो Y एक 2-digit नंबर है ऐसे B A। ठीक है, इफ ही गेन्स 20% इन दिस ट्रांजेक्शन फाइंड X, X की वैल्यू बताओ। तो देखो इसको हम कन्वेंशनल वेज वगैरह वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन वैसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शंस यूज़ कर लेंगे, बेस्ट है। उसको 20% फ़ायदा हो रहा है, तो वो जितने में भी खरीद रहा है, मान लो ए बी में खरीद रहा है तो वो बी ए में बेच रहा है, तो मुझे सिर्फ ये देखना है कि 20% फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, यानी कि इससे 1/5 ज़्यादा वो है कि नहीं। तो अभी देख लेते हैं, मान लो वो 35 में लाया तो वो बेच रहा है 53 में, है ना, 35 का उल्टा। देख रहे हैं कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। तो इसका 1/5 कितना है, इसका 1/5, इसका 20%, 7, इससे 7 ज़्यादा है क्या, वो नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं, 45 में लाके अगर वो 54 में बेचेगा, इसका 1/5 20%, 5 9 45, क्या वो 9 ज़्यादा है, जी हाँ, ये तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यही उत्तर है, दिस इज द बेस्ट वे। क्लियर है, समझ में आ गई बात, ये बताओ फिर। The profit earned after selling an article for ₹625 is the same as loss incurred after selling the article for ₹435। ये बोल रहा है कि जब मैंने आर्टिकल को 625 में बेचा तो तब जो फ़ायदा हुआ था वो उसके बराबर है जब मैंने आर्टिकल को 435 में बेचने पर जो लॉस हुआ। तो मुझे एक बात बताओ, अगर 625 में बेचने पर फ़ायदा हुआ है तो ये प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा ही होएगा, जितने में खरीदा उससे ज़्यादा में बेचने पर ही फ़ायदा होता है। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस यहाँ पर है तो 625 इससे ज़्यादा है, नंबर लाइन पर इसके राइट साइड में। ठीक, और ये जो 435 है, 435 में बेचने पर लॉस हो रहा है, यानी कि ये कॉस्ट प्राइस से कम होएगा, ये यहाँ पर। और एग्जामिनर ये बोल रहा है कि 625 में बेचने पर जो फ़ायदा हो रहा है वो उतना ही है जितना 435 में बेचने पर लॉस हो रहा है। फ़ायदे का मतलब क्या होता है, मुझे एक बात बताओ, कि जितने में खरीदा था उससे कितने ज़्यादा में बेचा, वही तो होता है फ़ायदा। 100 ज़्यादा में बेचोगे तो 100 का फ़ायदा, 200 ज़्यादा में बेचोगे तो 200 का फ़ायदा। तो ये 625 में बेचने में कितना फ़ायदा होगा, जितना ये कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। तो ये कॉस्ट प्राइस से जितना ज़्यादा है, ये कॉस्ट प्राइस से उतना ही कम है, क्योंकि इसमें जितना फ़ायदा हो रहा है इसमें उतना ही लॉस हो रहा है। तो ये नंबर कॉस्ट प्राइस से जितना आगे है, ये नंबर कॉस्ट प्राइस से उतना ही पीछे है, यानी कि कॉस्ट प्राइस एग्जैक्टली बीच में है। तो फिर क्या करोगे, इन दोनों की एवरेज निकाल दो, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो जोड़ दें, 6 और 4 1000 हो गया, और ये हो गया जी 60, 1060, इन दोनों का सम 1060 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 530। कॉस्ट प्राइस आ गया भाई साहब 530। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 530, दैट इज ऑप्शन। सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर है। इसी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड आपके सामने क्वेश्चन पेश किया गया है, इसे सॉल्व किया जाए। अन्नू सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹480 एट सम प्रॉफिट। 480 में जब उसने बेचा तो उसको कुछ फ़ायदा हुआ, ठीक है भैया, यानी कि 480 क्या है, इसका मतलब 480 जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। हैड सी सोल्ड इट फॉर ₹400, अगर वो इसे 400 में बेच देती तो देयर वुड हैव बीन ए लॉस, तो उसको लॉस होता, 400 में बेच देती तो। इसका मतलब 400 कॉस्ट प्राइस से कम है,
और लॉस कितना होता ये उन्होंने बताया है। अगर वो 400 में बेच देती तो उसको जो लॉस होता वो किसके बराबर होता, 1/3 ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट। पहले जो उसको फायदा हुआ था उससे 1/3, यानी कि प्रॉफिट पहले कितना हो रहा था 480, कॉस्ट प्राइस से जितना ज्यादा है वो प्रॉफिट होएगा। इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस से जितने ज्यादा में आप बेच रहे हो वही तो फायदा है, कॉस्ट प्राइस से जितने कम में आप बेच रहे हो वही तो लॉस है। तो पहले जो प्रॉफिट होता था उसका 1/3 उसको अब लॉस हो रहा है, यानी कि पहले वाला प्रॉफिट अगर 3 था, अब जो लॉस हो रहा है 400 में बेचने में वो 1 है। आपको ये जो डिस्टेंस है, पिछले क्वेश्चन में क्या था कि कॉस्ट प्राइस एग्जैक्टली बीच में था, इस क्वेश्चन में क्या हुआ, ये आगे पीछे सरका दिया, बस कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस वैल्यू में कितना है भाई साहब, 400 और 480 के बीच में फ़र्क कितना है, 80। ये डिस्टेंस 80 रुपये है। और रेशियो के अंदर कितना है, 3 और 1 4, 4 यूनिट के बराबर है। तो अगर 4 यूनिट की वैल्यू 80 है तो 4 का कितने गुना है, 20 गुना। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60। कॉस्ट प्राइस निकालना है, या तो 480 से 60 पीछे आ जाओ या 400 से 20 आगे चला जाओ, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। 420 रुपये कॉस्ट प्राइस। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस, तो दैट इज ऑप्शन डी 420। 2018 टीयर 2 का क्वेश्चन है CGL का, ठीक है। ये बताओ, द गेन ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट ₹1060 is 20% more than the loss incurred on selling it at ₹950। ये बोल रहे हैं कि 1060 में बेचने पर जो गेन हुआ है वो 20% ज़्यादा है। किससे 20% ज़्यादा है भैया, देन किससे, द लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग इट एट ₹950। 950 में बेचने पर जो नुकसान हुआ था, इतने में बेचने पर फ़ायदा हो रहा है, यानी कि ये कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। इतने में बेचने में नुकसान हो रहा है, यानी कि ये जो रेट है कॉस्ट प्राइस से कम है। और इतने में बेचने में जो फ़ायदा हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है ये डिस्टेंस, जो नुकसान हुआ उसको रिप्रेजेंट करता है ये डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस है ये इससे 20% ज़्यादा है, यानी कि अगर ये 100 है तो ये डिस्टेंस 120 है। आपको रेशियो मिल गया, 20 5 100, 20 सिक्के 120। अगर ये डिस्टेंस 5 यूनिट है तो ये डिस्टेंस 6 यूनिट। और पूरा डिस्टेंस कितना है, ये पूरा रुपए में पूछ रहा हूँ या फिर ऐसे ही कर लेते हैं। रुपए में कितना भाई, 950 और 1060 के बीच में कितना फ़र्क है, 110 का। रेशियो में कितने का फ़र्क है, ये 5 यूनिट है, ये 6 यूनिट है, 11 यूनिट का। 11 यूनिट की वैल्यू 110, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, मतलब एक्चुअल चीज़ें कितने गुना है, 10 गुना। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 50। ये कितना हो गया, 60। कॉस्ट प्राइस निकालना है, 950 से 50 आगे आ जाओ या 1060 से 60 पीछे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन ऑर्डर टू गेन 20%, अगर 20% फ़ायदा चाहिए तो 1000 की चीज़ को 20% फ़ायदे में बेचोगे तो 1200 में बिकेगी, ठीक है। सिंपल है, ये करोगे। On selling an article for ₹123.40, the gain is 20% more than the amount of loss incurred on selling it for 108। लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही है, 108 में बेचने पर जो नुकसान हो रहा है, ये अगर कॉस्ट प्राइस है तो 123.40 में बेचने में जो फ़ायदा हो रहा है इससे 20% ज़्यादा है, यानी कि ये 5 है तो ये 6 है। ये 100 है डिस्टेंस तो ये 120 है, ये 5 है तो ये 6। क्लियर है, लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। ओके, तो ये डिस्टेंस रुपए में कितना है भाई, घटाओ 123.40 में से 23 में से 8 गए, 8 और 5 15, 15.40, 15.40 रुपये। रेशियो में ये कितना है, 5 और 6 11, 11 यूनिट। तो 11 यूनिट को ये रिप्रेजेंट करता है। मुझे निकालना है 5 यूनिट या 6 यूनिट, कोई भी एक। मैं ऐड करने में विश्वास करता हूँ, घटाने में नहीं। ऐड करना थोड़ा सा ईजी होता है सब्ट्रैक्ट करने से, ठीक है। इफ़ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर, पहले हम ये देखें ना क्या पता क्या निकालना हो। इफ़ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर दिस मच देन व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंट। अगर आर्टिकल को इतने में बेचते हैं तो क्या फ़ायदा है और नुकसान होएगा, कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, है ना, ठीक है। अगर 11 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होएगी, इतनी। 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो ये लो जी, ये 5 यूनिट की वैल्यू है। करते हैं, नीचे एक 10 आएगा, 11 एकम 11, 14 पर जाएगा, 14 पंजे 70, तो ये चला जाएगा जी 7 पर।
तो ये 7 है, 108 और 7 115 रुपये, तो कॉस्ट प्राइस 115 रुपये है। कितना में बेचत रहे, ये 120.75 में बेच रहे हैं। ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, यानी कि फ़ायदा हो रहा है 5.75 का। इतने रुपए का, कितने पर, 115 पर। बस ये सिंपल सी बात है, देख लो, दिस इज व्हाट परसेंट ऑफ दिस गुणा में 100 पॉइंट से ये गए, और ये इसका 5 गुना दिख रहा होगा आपको साफ साफ, 5%। ऑप्शन डी 2019 टीयर 2 का क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है जी, ये बताओ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब तक इतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी बना दी है, तो रिलैक्स होके सॉल्व करना। इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 62.5% ऑफ, और कभी भी जब आप क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो अपने दिमाग पर यह प्रेशर मत डाला करो कि अब की बार देखना इसको शॉर्टेस्ट तरीके से निपटा दूंगा, नहीं। उसको जस्ट सोल्व करो समझ के, जो तरीका आपके दिमाग में आ रहा है उससे सोल्व करो। धीरे धीरे समझ बढ़ेगी तो धीरे धीरे आपके तरीके जो हैं अपने आप छोटे होने लगेंगे। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, खुद को कोसते हैं, सर के तरीके से कंपेयर भी करते हैं। मुझे पता है कि मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ, अरे सर आपने ये भी छोटे तरीके से कर दिया। भैया अगर मैं छोटे तरीके से नहीं करूँगा आपसे इतने साल पढ़ाने के बावजूद, मेरे में कुछ खराबी है इसका मतलब ना। तो ये नेचुरल है, मैं जो तरीका आपको बताऊंगा वो मोस्ट प्रोबेबली बेटर रहेगा आपसे, क्योंकि एक तो नंबर 1 मेरे को इतना टाइम हो गया, और तभी तो मैं आपको कुछ सिखा पाऊंगा जब आपसे कुछ बेटर कर रहा हूँ। तो टेंशन नहीं लेनी, अगर आपके लेंदी मेथड आप यूज़ कर पा रहे हो तो धीरे धीरे हो जाएंगे फास्ट, दिक्कत मत लो। ठीक है, जो अपना कंपटीशन है कि बहुत भयंकर कंपटीशन है, वो कंपटीशन 15-20 हज़ार बच्चों में है। अगर मैं आपको बताऊं तो टॉप के 15-20 हज़ार बच्चों में, बाकी के बच्चे तो एक बार भी कोर्स पूरा नहीं देखेंगे। सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार भी पूरा नहीं देखेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि कम से कम 3 बार करना होता है कोर्स को, अगर आप कंपटीशन की रेस में शामिल होना चाह रहे हो तो। ठीक है, कम से कम। तो आपकी मेहनत कंपटीशन को इजीली पछाड़ देती है। लोग इसलिए सरकारी गवर्नमेंट जॉब में इसलिए नहीं रहते कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा, इसलिए वो रह गए। अब यहाँ पर एक डाउट आता है बच्चों के दिमाग में कि सर 5,000 अगर वैकेंसी है तो लोग कितनी भी तैयारी कर लें, बच्चे तो 5,000 ही सिलेक्ट होंगे। तो अगर आपकी बात को 10,000 बच्चे मानेंगे तो सिलेक्ट तो 5,000 ही होंगे। बात आपकी बिल्कुल सही है। मैं बचपन में एक चीज़ सोचता था कि अगर 100 में से 100 आ जाएं और पूरी क्लास के आ जाएं हर एक पेपर में, फिर तो पूरी क्लास फर्स्ट आ जाएगी। आपने कभी सोची है बात बचपन में? फिर तो पूरी क्लास फर्स्ट आ जाएगी, फिर ये फर्स्ट वाला इनाम स्कूल वाले सबको देंगे क्या? वो पहले कुछ देते थे, ज्योमेट्री वगैरह, पेंसिल वगैरह, गिलास वगैरह, प्लेट, कटोरी, ऐसी चीज़ें उनमें। तो मैं ऐसी ऐसी चीज़ें सोचता था, फिर मतलब इनकी तो बहुत सारी प्लेट लग जाएंगी इस टाइप से। तो मुझे एक बात बताओ, 100 में से 100 लाना क्या मतलब पॉसिबिलिटी है कि नहीं? पॉसिबिलिटी तो है, हर एक बच्चा ले सकता है कि नहीं? सिर्फ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी तो है, हर एक बच्चा फर्स्ट आ सकता है। गवर्नमेंट जॉब में अगर 5,000 सीट है तो 5,000 ही भरेंगी, चाहे सब कितना भी अच्छा पढ़ लें। लेकिन स्कूल में तो सब पढ़ सकते थे, सब फर्स्ट आ सकते थे। लेकिन क्या दुनिया में एक भी ऐसा स्कूल है जहाँ पर आ रही है पूरी क्लास फर्स्ट? पॉसिबिलिटी इज डिफरेंट थिंग, एंड प्रैक्टिकली दुनिया कैसी है? प्रैक्टिकली नहीं मिलते ना ऐसे बंदे जो बात मान रहे हैं। आप समझ पा रहे हो? प्रैक्टिकली 1 लाख बंदे ऐसे नहीं मिलेंगे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स को मिलाकर जो टीचर्स की बात मान रहे हैं। जो बात मान रहा है, जो उसको फॉलो कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, वो जॉब ले रहा है, एक नहीं तो दूसरी वो ले रहा है। ठीक है, तो ये मत सोचो कि मेहनत की और वो वेस्ट हो जाएगी, कॉम्पिटिशन बहुत है ना। भाई साहब मैं लिख स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे सकता हूँ ये बात आपको, मेहनत की तो वो वेस्ट नहीं होगी। एक सीट आप ले जाओगे सर, अगर बाकी सब इतना पढ़े तो भाई इसको छोड़ो, बाकी सबको, आप अपनी सीट की टेंशन लो। वो पढ़े तो देखेंगे वो ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे ना। आप ना पढ़ने का एक्सक्यूज क्यों बना रहे हो? बाकी पढ़े तो ऐसे तो उनका भी नहीं होगा, फिर मैं कम ही मंदी ही तैयारी करता हूँ, कंपटीशन को ब्लेम कर दूंगा। कंपटीशन है हाई, कोर्स है, तभी तो आपको पढ़ना पड़ रहा है, नहीं तो बैठे बैठे मिल जाती जॉब, नहीं तो गवर्नमेंट पकड़ पकड़ के आती है आपको घर में, आधा बेटा जॉब कर ले, इंस्पेक्टर की पोस्ट खाली पड़ी है। ठीक है, कंपटीशन है, बट अगर आप मेहनत कर रहे हो, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कोई नहीं रोक सकता। तो इस चीज़ को भी दिमाग में रखो कि अगर मैं मेहनत करूँगा, मेरी एक सीट
मैं निकाल सकता हूँ, वो बिल्कुल पॉसिबल है। आप मेहनत करोगे तो, और वो गारंटी है, सिर्फ पॉसिबल नहीं है। तो बस कंपटीशन ज़्यादा हो कम हो, मुझे क्या, आपको एक नहीं तो दूसरी नौकरी डेफिनेटली मिलने वाली है, अच्छी तैयारी करने वाली। और अगर बढ़िया ही मेहनत कर रहा है तो उसको वही मिलेगी जो वो सोच रहा है। उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने की भी जरूरत नहीं है, एक नहीं की दूसरी है। ठीक है, मतलब मेरे को बैक एंड पर ये दिख जाता है कि कौन सी वीडियो कितनी बार देखी गई। मैं ये बोल रहा हूँ भाई साहब, 10% बच्चे भी कोर्स को कंप्लीट नहीं करते। मुझे एक बात बताओ, और मेरी कई टीचर से बात होती रहती है, जो हर एक प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, जितने ही फेमस आपको पता है, कई टीचर से बात होती रहती है। उनसे मैं पूछता हूँ, सर ऐसा कुछ है क्या मामला? बोलते हैं हाँ यही है हर एक पे। तो क्या है कि वो कोर्स को कंप्लीट ही नहीं कर पाते, मतलब नहीं करते। बोलो कर पाते का तो क्या है, नहीं करते। देखो, ले लेते हैं और कोर्स को। हम तो भैया कोर्स अच्छे से कंटेंट बना के दे सकते हैं, पूरा करना आपके हाथ में है ना। हम जलेबी बना के दे सकते हैं, खानी आपके हाथ में है। तो ये चीज़ें मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपने कभी भी टेंशन, कंपटीशन की टेंशन नहीं लेनी। कंपटीशन इतना है उतना है। आप ये देखो, आप सिलेबस अच्छे से तसल्ली से कर सकते हो कि नहीं। अगर आप कर सकते हो, बस भूल जाओ कंपटीशन को, आपके लिए नहीं है कंपटीशन। ये देखो, इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 62.5% ऑफ इट्स करंट सेलिंग प्राइस, अगर एक आर्टिकल को उसके करंट सेलिंग प्राइस के कंपैरिजन में 62.5% पर बेचते हैं, यानी कि 5/8 पर बेच दें, यानी कि उसका करंट सेलिंग प्राइस अगर 8 है और उसको मैं 5 रुपये में बेच दूँ, ठीक है, करंट सेलिंग प्राइस अगर 8 है, अगर मैं उसको 5 रुपये में बेच दूँ, तो देयर वुड बी ए लॉस ऑफ K%। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। पहले मैं 8 में बेच रहा था उसका सेलिंग प्राइस, आज मैंने 5 में बेचा। अगर मैं 5 में बेच दूँ तो K% का लॉस है, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस यहाँ होएगा कहीं, इससे K% कम में हम बेच रहे हैं। तो ये जो गैप है ये K% है। किसका K%? कॉस्ट प्राइस का। क्योंकि प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने का बेस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का K% जितना ही बनता है वो रिप्रेजेंट करता है इस डिस्टेंस को। और जब हम इफ सोल्ड एट करंट प्राइस, अगर हम इसको करंट प्राइस पर ही बेच दें, कम करके ना बेचें, दे इट वुड गेट ए प्रॉफिट ऑफ 2K%। तो हमें फ़ायदा होएगा 2K% का, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है दैट इज़ 2K%। सर किसका 2K% है? ये कॉस्ट प्राइस का। प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने का जो बेस है, परसेंटेज कैलकुलेट करने का, कॉस्ट प्राइस ही है। तो ये जो डिस्टेंस है ये कॉस्ट प्राइस का 2K% है, ये डिस्टेंस है कॉस्ट प्राइस का K% है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये परसेंटेज और ये परसेंटेज दोनों का बेस कॉस्ट प्राइस ही है, इसी का परसेंटेज है। तो इनको मैं ऐड कर सकता हूँ कि नहीं, अगर सेम बेस पर कैलकुलेट की गई है। तो ये 3K% है। और रेशियो के अंदर ये चीज़ क्या है? रेशियो के अंदर ये चीज़ है जी 3, इन दोनों के बीच का गैप 3। परसेंटेज में ये चीज़ है 3K%। अगर 3K% की वैल्यू 3 है तो K% की वैल्यू 1, यानी कि K% की वैल्यू 1, यहाँ पर 1 है। तो 5 + 1 6, तो कॉस्ट प्राइस 6 है। तो मुझे एक इमेजिनरी वैल्यूज़ मिल गई जो उस सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। ये 5 है, 6 है, 8 है। क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो K की वैल्यू क्या है? K क्या है भैया? K है जो उसको लॉस हो रहा था 5 में बेचने पर। देखते हैं कितना लॉस हो रहा है। उसको 1 का लॉस हो रहा था क्योंकि उसने 6 में खरीद के 5 में वो बेच रहा है। 1 का लॉस हो रहा है 6 पर, यानी कि 16.66। ठीक है, क्लियर है जी? An article is sold at a certain price if it is sold at 1/3 of this price। एक आर्टिकल किसी प्राइस पर बेचा जा रहा है, अगर इसको उस प्राइस के 1/3 पर बेच दें, ठीक है, देयर इज अ लॉस ऑफ 1/3। ठीक है, देखते हैं, सिचुएशन बनाने की कोशिश करते हैं। ये कॉस्ट प्राइस है और ये मान लो सेलिंग प्राइस है। अगर उस प्राइस के 1/3 पर बेच देते हैं तो क्या होता है? 1/3 का लॉस होता है, यानी कि 3 की चीज़ को हम 2 में बेच देते हैं। 1 का लॉस होता है 3 पर, यानी कि 3 की चीज़ को हम 2 पे बेच रहे हैं। कब हो रहा है ये लॉस? ये लॉस तब हो रहा है जब हम उस प्राइस के, ये बोल रहे हैं एक आर्टिकल किसी प्राइस पर बेचा गया है, अगर उसके 1/3 पर बेच दें तो ऐसा हो रहा है। तो उसका 1/3 2 है, तो वो प्राइस कितना होगा? वो प्राइस तो 6 होएगा। 6 का तीसरा हिस्सा है ना 2। तो जिस रेट पर बेचा गया है वो तो 6 है, उसके 1/3 पर बेच रहे हैं, तो यहाँ पर 1/3 का लॉस हो रहा है। ठीक है जी।
व्हाट इज़ द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इट इज़ सोल्ड एट 60% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। अगर ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 60% पर बेचा जाए तो क्या प्रॉफिट होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो मैंने सबको 0 0 लगा दी, क्यों, ताकि मैं इसका 60% निकाल पाऊँ। तो इसका 60% कितना होएगा, इसका 10% होएगा 6, तो 6 6 36, इसका 60% होएगा 36। तो ये बोल रहे हैं अगर 36 में बेचे हैं तो कितना फ़ायदा होएगा, 30 में लेकर 36 में बेचें तो भाई साहब फ़ायदा हो रहा है कितने का, 6 का। कितने पर, 30 पर, 1/5 20%। ठीक है, 2018 Tier 2 का क्वेश्चन है। ठीक है जी। और एक और बात, मान लो मैंने आपको ये बता दिया कि ये Tier 2 का क्वेश्चन है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि ये क्वेश्चन Tier 2 का है, ये क्वेश्चन Tier 1 का है, इस टाइप से। ये क्वेश्चन CHSL का है, ये MTS का है, मतलब आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। अगर मैं क्वेश्चन मैं हटा दूँ कि ये Tier 2 का नहीं है, तो क्या सर ये Tier 1 में आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। क्या सर MTS में आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। तो सर आप बीच में क्यों बताते हो, मैं सॉल्व करने के बाद बताता हूँ। एक तो अगर आपने जनरली अगर आपने नोट किया हो, जस्ट आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कि अच्छा आपने Tier 2 का सॉल्व किया है। ठीक है, आप Tier 2 और Tier 1 की तैयारी ऐसे अलग से नहीं कर सकते। इसके सेल खराब हो गए क्या, चलो भाई। इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल्ड द प्रॉफिट ट्रिपल्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो इस तरह के हर एक क्वेश्चन को दो दो तरीके से करके दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, दोनों तरीके सीखेंगे। तो इसने ये बताया इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल्ड, अगर हम सेलिंग प्राइस को डबल कर दें, इसको मान लो ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, और ये नया सेलिंग प्राइस है, उसने डबल किया, तो प्रॉफिट जो है वो 3 गुना हो जा रहा है। तो पहले प्रॉफिट कितना था, देखो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस। कॉस्ट प्राइस से कितने ज़्यादा है सेलिंग प्राइस, 10 रुपये ज़्यादा में बेचा तो 10 का फ़ायदा, 20 रुपये ज़्यादा में बेचा तो 20 का फ़ायदा। तो यहाँ पर अगर प्रॉफिट पहले 1 यूनिट हो रहा था, अब प्रॉफिट 3 यूनिट हो रहा है, यानी कि अगर इस रेट में बेच रहे थे तो 1 यूनिट हो रहा था, इस रेट में बेच रहे हो तो 3 यूनिट हो रहा है, प्रॉफिट 3 गुना हो गया ना। तो 3 में से 1 गया, ये आ जाएगा 2। इतना आप मन ही मन में कर सकते हो भाई कि इतने में बेच रहे तो 1 का फ़ायदा हो रहा है, इतने में 3 का, तो 3 में से 1 गया 2, कि ये जो गैप है ये 2 है। प्रॉफिट 3 गुना हुआ है तो बढ़ा कितना है भैया, 2 यूनिट बढ़ा है, अभी 2 गुना है उतना बढ़ा है। तो ये तो प्रॉफिट का उसने बता दिया कि प्रॉफिट पहले 1 रुपये था तो अब 2 रुपये हो गया। उसने सेलिंग प्राइस के बारे में बता रखा है कि सेलिंग प्राइस कितना बढ़ाया था, सेलिंग प्राइस डबल किया था, यानी कि सेलिंग प्राइस जितना भी था उसका 2 गुना कर दिया। तो किसी भी चीज़ को जब आप 2 गुना करते हो तो वो बढ़ती कितनी है, जितनी होती है उतनी ही बढ़ती है। अगर आप 5 रुपये को 2 गुना करना चाह रहे हो तो इसमें 5 रुपये ही ऐड करोगे ना। अगर आप 8 रुपये को 2 गुना करना चाह रहे हो तो इसमें 8 रुपये ही ऐड करोगे ना। तो ऐसे ही सेलिंग प्राइस डबल हुआ है, तो सेलिंग प्राइस के अंदर तो भाई साहब 2 रुपये बढ़े हैं, पुराने वाले सेलिंग प्राइस से नया वाला सेलिंग प्राइस 2 रुपये ज़्यादा है, यानी कि ये 2 ही था पहले, ये पहले 2 था, इसके अंदर 2 ऐड हो गए 4 हो गया, तभी तो ये डबल होएगा। और ये डिस्टेंस क्या है, ये 1 है, सेलिंग प्राइस 2 है, उससे 1 रुपये कम कॉस्ट प्राइस है। अब ये बोल रहा है फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो उसने इमेजिनरी सिचुएशन बताई थी कि अगर सेलिंग प्राइस को डबल कर दें तो प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है, तो बताओ प्रॉफिट क्या है। एक्चुअल में तो सिचुएशन यही है, तो उसको 1 का फ़ायदा हो रहा है 1 रुपये के ऊपर 100% का। एक तो इन क्वेश्चंस को ऐसे किया जा सकता है, तो क्या सर हम ऐसे करेंगे नहीं करेंगे वो अलग बात है, आपको दोनों मेथड समझ में आने चाहिए। किससे आसान मेथड भी बताऊंगा, आपको अंडरस्टैंडिंग दोनों की डेवलप करनी है, इसीलिए हर एक क्वेश्चन को दोनों तरीके से करेंगे, कब कौन सी काम आ जाए पता नहीं चलता। ठीक है, दोनों रिलेवेंट हैं, दोनों ज़रूरी है। तो एक सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आप ध्यान से सुनिएगा, ये समझ में नहीं आई तो आगे फिर ये तरीका समझ में नहीं आएगा। मुझे एक बात बताओ, मान लो ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है, तो प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट है जी ये प्रॉफिट है ना, कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है सेलिंग प्राइस। तो आप ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं सेलिंग प्राइस को 5 रुपये बढ़ा दूँ तो प्रॉफिट पे क्या असर होएगा, प्रॉफिट कितना बढ़ेगा। अगर मैं चीज़ को पहले से 5 रुपये ज़्यादा में बेचना स्टार्ट कर दूँ तो प्रॉफिट भी पहले से 5 रुपये ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं चीज़ को पहले से 10 रुपये ज़्यादा में बेचना स्टार्ट कर दूँ तो प्रॉफिट भी पहले के कंपैरिजन में 10 रुपये ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि अगर आप एब्सोल्यूट रुपीज़ में देखोगे, मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, यानी कि सेलिंग प्राइस को आप जिस अमाउंट में बढ़ाओगे प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ जाएगा, सेलिंग प्राइस को जितना घटाओगे प्रॉफिट भी उतना ही घट जाएगा।
लेकिन अगर आप परसेंटेज में देखोगे, जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लूँ, मान लो कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये, सेलिंग प्राइस है 120 रुपये, ठीक है, और मैंने नया सेलिंग प्राइस लिख दिया, कितना लिख दिया जी, 130 मान लो, ये कितना था, ये 20 था, हाँ 130 मान लो, चलो ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना बढ़ गया, सेलिंग प्राइस बढ़ गया 10 रुपये, और प्रॉफिट कितना बढ़ गया, प्रॉफिट भी बढ़ गया 10 रुपये। एब्सोल्यूट रुपये में तो सेम ही है, 10 रुपये ज़्यादा में बेचोगे तो 10 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अब प्रॉफिट कितने परसेंट बढ़ गया, पहले प्रॉफिट कितना हो रहा था, पहले प्रॉफिट हो रहा था 20 रुपये का, 100 में लिया 120 में बेचा, तो प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट कितने परसेंट बढ़ गया, 50%। पहले 20 था, अब 10 ज़्यादा हो गया, पहले के कंपैरिजन में 50%। और सेलिंग प्राइस कितना बढ़ गया, अगर मैं सिर्फ परसेंटेज में देखूं कि कितने परसेंट बढ़ा है सेलिंग प्राइस, तो भैया 120 से 130, सेलिंग प्राइस भी 10 बढ़ा, देखो प्रॉफिट भी 10 बढ़ा था लेकिन 20 पे, सेलिंग प्राइस भी 10 बढ़ा लेकिन 120 पे, 8.33%। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, सेलिंग प्राइस को आप जितने रुपए बढ़ाओगे प्रॉफिट भी उतने रुपए बढ़ जाएगा, जितने रुपए घटाओगे प्रॉफिट भी उतने रुपए घट जाएगा। तो सेलिंग प्राइस के अंदर जो एब्सोल्यूट बढ़त होएगी और प्रॉफिट के अंदर जो एब्सोल्यूट बढ़त होएगी वो दोनों बराबर हैं। ये जितने रुपए बढ़ेगा है परसेंटेज में अलग अलग होएंगी। तभी तो यहाँ पर क्या हुआ, सेलिंग प्राइस डबल हुआ तो प्रॉफिट ट्रिपल हो गया। तो मैं क्या करूँगा, मुझे ये पता है कि मुझे ये पता है कि सेलिंग प्राइस जितना बढ़ा प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ा होगा। सेलिंग प्राइस 10 रुपये बढ़ा तो प्रॉफिट भी 10 रुपये बढ़ा होगा। तो ये जितने भी बढ़े हैं मैं उनको इक्वेट करूंगा। तो बताओ सेलिंग प्राइस बढ़ा कितना, हुआ कितना नहीं बोल रहा, बढ़ा कितना, ऐड कितना हुआ, एक्स्ट्रा कितना हो गया। तो सेलिंग प्राइस डबल हो गया, यानी कि जितना था उतना ही बढ़ा है। सेलिंग प्राइस कितना बढ़ा, खुद का 1 गुना, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस के अंदर ये बढ़त है कि पहले ये जितना था उसका 1 गुना बढ़ गया। प्रॉफिट कितना बढ़ा है, सिर्फ बढ़त में देख रहा हूं, प्रॉफिट 3 गुना हो गया, यानी कि पहले 1 था तो आज 3 हो गया, बढ़ा कितना 2। तो प्रॉफिट अगर P है तो वो बढ़ गया 2 टाइम्स ऑफ P, पहले P था तो 2 टाइम्स ऑफ। तो ये चीजें बराबर हैं, प्रॉफिट जितना बढ़ा और सेलिंग प्राइस जितना बढ़ा वो बराबर है। मैंने बताया था ना, ये 10 रुपये बढ़ेगा तो ये भी 10 रुपये बढ़ेगा। मैंने इनकी परसेंटेज इक्वेट नहीं करी, 100% ऐसे करके, ये जितना बढ़ा और ये जितना बढ़ा वो मैंने इक्वेट किया है। तो अब P को नीचे ले आओ, SP/P = 2:1। अगर सेलिंग प्राइस 2 रुपये है, अगर 2 रुपये में चीज़ बिक रही है तो प्रॉफिट उसको 1 का हो रहा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस 1 ही होएगा। 1 में खरीद के 1 का प्रॉफिट 2 में बेच रहा है। तो उसने क्या पूछा था कि फ़ायदा कितना हो रहा है, 1 की चीज़ के ऊपर 1 रुपये का फ़ायदा, यानी कि 100%। अगर ये थोड़ा सा मैंने लेंदी कर दिया समझाने में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 सवाल के बाद आपको समझ में आ जाएगा। दोनों तरीके से सवाल करेंगे। Sales bought a phone online and sold it at a certain price. Had Sales increased its selling price by 50%? तो दोनों तरीके से करेंगे, ठीक है जी। तो अगर सेलेस ने इसका सेलिंग प्राइस 50% बढ़ा दिया तो सेलिंग प्राइस बढ़ाया कितना, सिर्फ मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। सेलिंग प्राइस जितना बढ़ा होगा उतना ही प्रॉफिट बढ़ा होगा। तो सेलिंग प्राइस बढ़ा है 50%, तो सेलिंग प्राइस में जो इंक्रीज है वो है हाफ ऑफ सेलिंग प्राइस, दैट शुड बी इक्वल टू प्रॉफिट जितना बढ़ा है वो। और प्रॉफिट बिकम्स, उसने ये नहीं बताया कि प्रॉफिट इतना बढ़ा, उसने बताया प्रॉफिट इतना गुना हो गया। कोई चीज़ इतने गुना होती है तो बढ़ती कितनी है, कोई चीज़ 3 गुना होती है तो बढ़ी कितनी, 3 - 1 2 गुना बढ़ी, पता होगा आपको ना। तो ये बढ़ा कितना, तो 2.5 - 1, ठीक है, ये 1.5 बढ़ा, यानी कि जितना भी था उसका 3/2 गुना बढ़ गया। तो प्रॉफिट को मैंने P मान लिया कि सेलिंग प्राइस का जो हाफ है दैट इज 3/2 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट के अंदर क्या चेंज आया है, नेट जो भी प्रॉफिट था उसका 3/2 गुना, सेलिंग प्राइस कितना बढ़ा है, जो भी सेलिंग प्राइस था उसका हाफ, और ये जो नेट चेंज होता है वो सेम ही होता है। सेलिंग प्राइस जितने रुपए बढ़ेगा उतने ही रुपए ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ता है, इसलिए मैं इनको इक्वेट कर रहा हूँ। तो अब देखो जी, SP/P = 3:1, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 2 रुपये। अगर प्रॉफिट 1 रुपये है, सेलिंग प्राइस 3 रुपये है, 3 में से 1 गया 2। अब क्या पूछ रहे हैं, एक्चुअल प्रॉफिट क्या है जी, 1 का फ़ायदा है 2 पर, यानी कि 50%। ठीक है जी, क्लियर है भाई। अगर क्लियर है तो अब इसको दूसरे तरीके से करें। अब यहाँ पर कई स्टूडेंट क्या करेंगे मुझे पता है, इस तरीके को स्किप कर देंगे कि ये बेटर है, मुझे पता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने में ये बेटर है, बट ये अंडरस्टैंडिंग कई क्वेश्चन में काम आएगी। अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं हम यहाँ पर, सिर्फ मेथड नहीं देख रहे क्वेश्चन के, ठीक है। तो इसको स्किप मत करना।
तो चलिए जी करते हैं। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, अब वो सेलिंग प्राइस को बढ़ा दे रहा है। अब आपके दिमाग में बेसिक सी बात ये तो होनी चाहिए ना कि सेलिंग प्राइस से नया सेलिंग प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस में इतनी बढ़त हुई है और प्रॉफिट इतना था, उसमें भी इतनी बढ़त हुई है। ठीक है, अब देखते हैं। हेड सेलेस इंक्रीज इट्स सेलिंग प्राइस बाई 50%। अगर सेलिंग प्राइस को 50% बढ़ाता, 50% बढ़ाने का क्या मतलब है? 2 से 3 कर देना। परसेंटेज से इतनी अंडरस्टैंडिंग आ गई है आपकी। 100 से 150 करना, 2 से 3 कर देना। सेलिंग प्राइस 2 है तो न्यू सेलिंग प्राइस 3 है। अब दूसरी चीज़ को लिखते हैं हम, और प्रॉफिट हो गया इसका 5/2 टाइम्स, यानी कि पहले प्रॉफिट 2 था तो आज प्रॉफिट 5 हो गया। तो पहले प्रॉफिट था ये 2 और आज प्रॉफिट है ये, यानी कि 5 में से 2 गए 3। मैंने काले में क्यों लिखा? क्योंकि प्रॉफिट 2 था पहले, अब 3 बढ़ गया। तो काले वाला रेशियो अलग है, लाल वाला रेशियो अलग है। हमें सिर्फ ये रेशियो सेम करना है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो कैसे सोल्व करेंगे? नीले पेन से। देखो इन दोनों के बीच में कितने गैप है? यहाँ पर 1 का। ये डिस्टेंस 1 यूनिट है इस रेशियो के हिसाब से। इस रेशियो के हिसाब से डिस्टेंस कितना है? 3 यूनिट। तो मेरे को ये 3 यूनिट बनाना बस। तो इसको मैं 3 गुना कर दूँ, 3 दूनी 6, 3 3 हो। अब हम इस रेशियो को यूज़ कर सकते हैं। इसको भी मैं ब्लू कर दूँ। देखो इन दोनों के बीच में 3 का गैप है। अब मैं दोनों रेशियो को यूज़ कर सकता हूँ। तो 6 में से 2 गए 4। अब आपके पास सब कुछ पड़ा है जी। 4 में चीज़ को लेकर 6 में बेच रहा है, यानी कि 4 रुपये की चीज़ पर 2 रुपये कमा रहा है। 50% कमा रहा है भाई साहब। ठीक है। SP becomes 5 times, the profit increases 700%। SP में कितने की बढ़त हुई? अगर SP 5 टाइम्स हो गया है तो बढ़ा कितना? मैं उसी में इंटरेस्टेड हूँ। 4 गुना बढ़ा, हो गया 5 गुना। 1 से 5 हो गया, लेकिन बढ़ा कितना? 4 यूनिट बढ़ा। ठीक है, SP में इतने का इंक्रीज आया, उतना ही इंक्रीज आएगा प्रॉफिट में। प्रॉफिट इंक्रीज इज 700%। प्रॉफिट बढ़ा कितना बताया है उसने? वो कितना गया नहीं बताया, बढ़ा कितना? 700% बढ़ गया, यानी कि 7 गुना जो है प्रॉफिट का उतना बढ़ गया। तो SP बाई प्रॉफिट इक्वल टू 7/4। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या हो गया भाई? 7 रुपये में बेच रहा है चीज़ को, 4 का फायदा हो रहा है, यानी कि 3 में लाया था। उसको फायदा कितने का हो रहा है? 4 का। कितने पर? 3 पर। 133.33। क्लियर? सर दूसरे तरीके से करें? बिल्कुल करेंगे। SP बिकम्स 5 टाइम्स, यानी कि SP अगर पहले 1 था तो आज 5 हो गया, 5 गुना हो गया। SP वाली चीज़ लिख ली, अब प्रॉफिट वाली लिख लेते हैं। प्रॉफिट इंक्रीज 700%, यानी कि प्रॉफिट 1 था तो वो 7 गुना वो हुआ नहीं, वो 7 गुना बढ़ गया, यानी कि वो 7 बढ़ गया। यहाँ पर 7 आएगा, टोटल वो 8 हो गया। ठीक है, इस रेशियो के हिसाब से ये डिस्टेंस 7 यूनिट है और इस रेशियो के हिसाब से ये डिस्टेंस कितना है जी? 4 यूनिट है। तो मैं क्या करूँगा? ये मैंने सेम करना है। ऊपर वाले रेशियो को 4 से गुना करूँगा, नीचे वाले रेशियो को 7 से गुना करूँगा। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 7 28 और नीचे वाले को 7 से, 7 एकम 7, 7 5 35। तो बताओ ये डिस्टेंस 28 हुआ कि नहीं? हो गया। अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ सारी वैल्यूज़ को इकट्ठे। ये 35 है, ये 7 है, ये 4 है। 7 में से 4 गए 3, कॉस्ट प्राइस 3 होएगा। कितने का फायदा हो रहा है उसको? 4 का। कितने पर? 3 पर। 133.33। ठीक है जी, क्लियर है? ठीक है, बताओ। A shopkeeper sells a product at some loss. If he reduces the selling price of the product by 5%, his loss increase by 4%. ठीक, at worst loss percent he sells his product. तो यहाँ पर एक छोटी सी बात फिर से बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनिए। मान लो ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, ठीक है जी। मैंने सेलिंग प्राइस को बढ़ा दिया। तो जब आप सेलिंग प्राइस को बढ़ाते हैं, ये सिचुएशन नंबर 1 है। जब आप सेलिंग प्राइस को बढ़ाते हैं तो अगर आपने सेलिंग प्राइस को 10 रुपये बढ़ा दिया तो प्रॉफिट भी 10 रुपये बढ़ जाएगा। सेकंड सिचुएशन, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। ठीक है, आपने क्या किया? सेलिंग प्राइस को घटा दिया। अगर आपने सेलिंग प्राइस को 10 रुपये घटा दिया, प्रॉफिट तो अभी भी हो रहा है, क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा ही है, तो प्रॉफिट भी उतना ही घट जाएगा, 10 रुपये। थर्ड चीज़, कभी कभी क्या होता है, आप पहले से ही लॉस पे बेच रहे हो चीज़ को, लॉस पे, तो सेलिंग प्राइस को आप जितना घटाओगे, देखो 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। मान लो प्रॉफिट हो रहा है
नॉर्मल सिचुएशन में प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर आप सेलिंग प्राइस को घटाओगे तो उतना ही प्रॉफिट घट जाएगा। अगर मान लो लॉस हो रहा है तो अगर आप सेलिंग प्राइस को घटाओगे तो लॉस उतना ही बढ़ जाएगा ना भैया। पहले ही नुकसान हो रहा है, इसको और कम कर दो और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सेलिंग प्राइस में जो बढ़त होएगी और जो प्रॉफिट में बढ़त होएगी वो सेम है। इसका एक और पॉइंट है कि सेलिंग प्राइस जितना घटेगा और लॉस जितना घटेगा वो सेम है। उसी चीज़ को यहाँ पर यूज़ करेंगे। सेलिंग प्राइस कितना घटा है, सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इफ ही रिड्यूसिस सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बाई 5%, तो सेलिंग प्राइस घटा है 5%, तो 5% ऑफ सेलिंग प्राइस घट गया। ये किसके बराबर है, इतना ही लॉस घटा होगा। इस लॉस इंक्रीजेज बाई 4%, लॉस उतना ही बढ़ गया होगा, सॉरी लॉस घटेगा क्यों, लॉस और ज़्यादा हो जाएगा कम में बेचोगे तो दिस इज़ 4% ऑफ लॉस। तो आपको सेलिंग प्राइस और लॉस का रेशियो मिल जाएगा आपकी बार। बंदा 4 में बेच रहा है और उसको नुकसान हो रहा है 5 का, यानी कि वो कितने का लाया होगा, 5 रुपये ज़्यादा में चीज़ लाया होगा, 5 और 4 9 में लाया है, 9 में लाकर 4 में बेच रहा है, तभी तो 5 का नुकसान। एट वट लॉस परसेंट ही सेल्स इस प्रोडक्ट, तो वो 5 का नुकसान उठा रहा है 9 पर। तो 5/9 क्या होता है, अगर नीचे 9 है तो 11 का टेबल 55.55%। क्लियर है, समझ में आ गई बात। ये तो अब काम करना ही बंद कर गया। ये करके बताओ अब। ए मैन रिड्यूसिस द सेलिंग प्राइस ऑफ ए फैन फ्रॉम 1250 टू 1000। एक बंदा जो है एक फैन का सेलिंग प्राइस 1250 से घटा कर 1000 रुपये कर देता है, ठीक है। हिज लॉस इंक्रीजेज बाई 20%, उसको पहले भी लॉस हो रहा था, ये बोल रहे हैं उसका जो लॉस है वो 20% बढ़ गया। तो अगर उसको पहले भी लॉस हो रहा था तो मैंने कॉस्ट प्राइस यहाँ पर मान लिया, कॉस्ट प्राइस से कम में बेच रहा था और उसको ये जो लॉस हो रहा था ये 20% बढ़ गया, यानी कि पहले अगर उसको जो लॉस हो रहा था वो 100 था, तो अब जो लॉस उसका बढ़ गया ये 20 है। समझ में आएगी नहीं, यहाँ पर कई बच्चों को 120 लगेगा, ध्यान से सुनिए। पहले उसको इतने का लॉस हो रहा था, अब उसको इतने का लॉस होगा। अगर पहले जो लॉस हो रहा था वो 100 था, अब जो लॉस हो रहा है वो 120 है, तो ये डिस्टेंस 20 है। उसका लॉस 20% बढ़ गया, उसने रुपये जितने कम में बेचेगा उतना ही लॉस बढ़ जाएगा। तो यानी कि अगर ये 5 है तो ये 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर रुपये में कितना फ़र्क है भैया इन दोनों सिचुएशन के अंदर, रुपये में फ़र्क है 250 का, तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 250 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 250 का 5 टाइम्स यानी कि 1250, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये 1250 है। तो 1250 प्लस 1250 कॉस्ट प्राइस 2500 था भाई साहब का, कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन इज 2500, ठीक। इसको मेंटली भी कर सकते हैं। देखो वो पहले 1250 में बेच रहा था, आज के दिन वो 1000 रुपये में बेच रहा है, तो उसको कितने का घाटा हो गया मुझे एक बात बताओ। इस सिचुएशन के कंपैरिजन में ही बता दो, इस सिचुएशन के कंपैरिजन में वो 250 रुपये कम में बेच रहा है, वो 250 कम में बेच रहा है, तो उसको 250 और लॉस होएगा ना। और वो ये बोल रहे हैं कि उसका लॉस 20% बढ़ गया था, यानी कि पहले जो उसका लॉस हो रहा था उसका जो 20% है उतना और बढ़ जाएगा। तो पहले जो उसका लॉस हो रहा था उसका 20% ये है, उस लॉस का 20%, 20% ऑफ पहले जो लॉस हो रहा था। तो पहले जो लॉस हो रहा था उसका 100% कितना होगा, इसका 5 गुना आप करोगे, 20 का 5 गुना 100 1250। तो पहले उसको इतने का लॉस हो रहा था और वो पहले बेच कितने में रहा था, पहले इतने में बेच रहा था, 1250 में बेच रहा था, फिर भी 1250 का लॉस हो रहा था, यानी कि 1250 प्लस 1250 2500 में लाया होगा चीज़, ठीक। 2 बार 1250 आने से कन्फ्यूज मत हो जाना। ये बताओ, A man bought oranges at the rate of 8 for rupees 34 and sold them at the rate of 12 for rupees 57. How many oranges should be sold to earn a net profit of rupees 45? 45 रुपये का नेट प्रॉफिट चाहिए तो कितने संतरे बेचेगा। आपने पता क्या करना है, सिर्फ ये देख लो कि एक संतरे में क्या फ़ायदा और नुकसान हो रहा है, एक संतरे में कितने रुपए का फ़ायदा और नुकसान हो रहा है, फिर मैं देखूंगा उस चीज़ का कितने गुना है, ये उतने ही संतरे बेचेगा। एक संतरे का देख लो,
ए मैन बोट ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 84 रुपीज़ 34। तो कॉस्ट प्राइस क्या है भाई साहब एक संतरे का, मैं एक संतरे की बात कर रहा हूँ। 8 संतरे 34 के आ रहे हैं, तो एक संतरा आ रहा है इतने का। और सेलिंग प्राइस क्या है भाई साहब, सेलिंग प्राइस है यहीं पे लिख लेते हैं, 12 संतरे 57 का बेच रहा है वो बंदा, तो इसका मतलब एक संतरा वो बेच रहा है इतने का। तो आपने करना क्या है, लो वो प्रॉफिट हो रहा है ना उसको, हाँ तो उसका प्रॉफिट देख लो, SP माइनस CP कर लो, ठीक है। काटा पीटी कर लें यहाँ पर, 17/2, 3 से कटेगा, 3 के 12, 3 बचाएगा 19, ठीक है। 19/4 माइनस 17/2, 19 दूनी 38। अच्छा सेलिंग नहीं यार, ये क्या हो रहा है, मैंने 2 से काटा था तो यहाँ पर 4 आएगा। कभी कभी मेरी कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है ज़्यादा। तो ये हो गया 2/4, यानी कि 1/2 रुपीज़। एक संतरे के ऊपर उसको इतने का प्रॉफिट हो रहा है, एक संतरे के ऊपर, तो उसको टोटल 45 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो आप सिर्फ ये देख लो कि 45 के अंदर ये हाफ कितनी बार आएगा, 45 डिवाइडेड बाई हाफ, 2 पलट के ऊपर चला जाएगा 90 बार, यानी कि 90 संतरे बेचे। ये ज़रूरी नहीं है हाफ आएगा, कल को 3/4 7/8 आएगा। आप देखोगे कि भैया एक संतरे पर अगर इतना प्रॉफिट हो रहा है तो ये जो वैल्यू है ये इसके अंदर कितनी बार आ रही है, 100 बार आ रही है, यानी कि 100 संतरे बेचे हैं उसने। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है जनाब, ये करके बताओ आप। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर किसी बंदे ने 10 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, मान लो 10 रुपये में उसने 30 आर्टिकल खरीदे, और फिर उसने 30 आर्टिकल यानी कि 30 चीज़ें फिर उसने खरीद ली जी 20 रुपये में, ओवरऑल 60 आर्टिकल का रेट उसको क्या लगा है, उसके लिए आपको निकालनी होती है इनकी एवरेज, इनके बीच की वैल्यू, यानी कि 15 रुपये। दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2, ये चीज़ तो समझ गए। मतलब बराबर बराबर चीज़ें खरीदी हैं, एक 10 रुपये में, यहाँ पर 10 रुपये रेट लगा, यहाँ पर 20 रुपये, ओवरऑल पूरे आर्टिकल का जो एवरेज प्राइस होएगा वो इनके बीच में आएगा 15। पर अगर अलग अलग नंबर ऑफ थिंग्स खरीदे, यहाँ पर 30 यहाँ पर 40, तो वेटेड एवरेज में करेंगे, वो भी टेंशन वाली बात नहीं है। क्लियर है ये, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये यहाँ पर लगेगा, ये लगा लेना। ए पर्सन बोट सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 5 पर रुपी, यानी कि 5 खरीदे उसने 1 रुपये के 5। मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि 1 रुपये में कितने खरीदे, मैं इंटरेस्टेड हूँ कि एक आर्टिकल कितने में पड़ा। 5 आर्टिकल पड़े 1 रुपये में, एक आर्टिकल पड़ा 1/5 रुपये में, एक आर्टिकल का रेट है। एंड द सेम नंबर एट द रेट ऑफ 4 पर रुपी, और उतने ही आर्टिकल और खरीदे हैं, 4 आर्टिकल 1 रुपये में, तो 4 आर्टिकल अगर 1 रुपये में लिए तो एक आर्टिकल 1/4 रुपये में। और मैं तो इंटरेस्टेड हूँ कि भैया एवरेज प्राइस क्या है, तो इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करूंगा। सेम नंबर ऑफ आर्टिकल यहाँ पर खरीदे, सेम नंबर ऑफ यहाँ पर खरीदे, तो एवरेज निकाल देंगे, ठीक है। तो ये देखो 4 एकम 4, 5 एकम 5, 4 और 5 9/20 आना चाहिए था, लेकिन नीचे 2 है तो 9/40, ये पड़ गया भाई साहब कॉस्ट प्राइस हमें। अब सेलिंग प्राइस देख लेते हैं क्या बता रहा, बाबूजी क्या बता रहे हैं सेलिंग प्राइस। दोनों को मिक्स किया और 9 बेच दिए 2 रुपये के। 9 आर्टिकल अगर 2 रुपये में बेच रहा है तो एक आर्टिकल 2/9 में बेचेगा, ये सेलिंग प्राइस है। तो निकाल लो SP माइनस CP, अपना प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट कितना है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट पहले तो देख लें। टोटल बिजनेस में उसको 3 रुपये का लॉस हो गया, लॉस हो रहा है। वैसे तो हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कौन सा बड़ा है, बट इतना दिमाग क्यों लगाएं जब एग्जामिनर ने पहले बता रखा था लॉस हो रहा है। तो देखो टोटल लॉस कितना हो गया भाई साहब को, तो इतने में खरीदा था उससे कम में बेच रहा होगा पक्का। तो देख लेते कितने कम में बेच रहा है, एक आर्टिकल पर उतने का ही लॉस होएगा। तो देखो 9 9 81, 40 × 2 80, 81 माइनस 80 1/360, इतने रुपए का लॉस हो जा रहा है उसको एक आर्टिकल पर। एक आर्टिकल पर इतने का लॉस हो रहा है। अगर इतने का नुकसान कराना है तो एक आर्टिकल बेच दो, इससे डबल का नुकसान कराना है तो 2 आर्टिकल बेच दो, इससे 3 गुना का नुकसान कराना है 3 आर्टिकल बेच दो। तो अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि ठीक है उसने टोटल कितने आर्टिकल बेचे, सॉरी हाँ कितने आर्टिकल बेचे, यानी कि ये लॉस कितनी बार खाया उसने, एक आर्टिकल में एक बार खाया जा रहा है। 3 रुपये के अंदर ये वैल्यू कितनी बार आएगी, तो 3 डिवाइडेड बाई 1/360, 360 पलट के ऊपर जाएगा, यानी कि हो जाएगा 36 से 108, 1080 आर्टिकल बेच दिए। अब यहाँ पर उसको लॉस रुपए का नहीं हुआ तो टाइम का हुआ, 1000 आर्टिकल बेचने में कितना टाइम खराब हुआ, रुपए तो फिर भी देखे जाएं।
ये बात स्टूडेंट को कई बार समझ नहीं आती है। आपका टाइम बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है, तो अपने टाइम को मत गवाओ। रुपए को पूरी दुनिया मेज़र करती है ना, कि मेरे 500 गुम गए या मुझे 1000 पड़े मिल गए या वहाँ पर मेरे को 200 के जूते महंगे लग गए। लेकिन जो आपका टाइम है, जिसको आप व्यर्थ कर देते हो, मान लो आपने अपनी ज़िंदगी के 2 साल ऐसे ही वेस्ट कर दिए, तो आप 2 साल के बाद, एक तो आप चीज़ को, कई बंदे तैयारी में सीरियस नहीं होते, 2 साल बाद वो सीरियस होते हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि सबसे पहले अगर आप 2 साल बाद सीरियस होते हो तो पहली बात, आप 2 साल पीछे हो गए आपकी पूरी ज़िंदगी। और दूसरी बात है, अगर आपने पहले ही तैयारी नहीं की तो बहुत कम चांसेस हैं कि आप 2 साल बाद भी स्टार्ट करोगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ चुकी होंगी। तब तक आपके दिमाग में बैठा चुके होंगे लोग, भाई साहब तुमसे नहीं होना, और आप भी बैठा चुके होंगे 2 साल हो गए, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा। तो किसी चीज़ में या तो एफर्ट डालो ताकि झूठा कॉन्फिडेंस ना टूटे। अगर एफर्ट डालने के बाद भी चीज़ नहीं हुई तो एटलीस्ट ये हो कि हाँ भाई अपने स्किल सेट से बाहर है। या फिर एफर्ट डालो ही मत, उससे दूर रहो, एटलीस्ट ये तो रहे कि अभी मैंने हाथ नहीं लगा, हाथ लगाऊंगा उस दिन आग लगा दूंगा। झूठा कॉन्फिडेंस तो ना टूटे। बोल रहे हैं मैं तैयारी कर रहा हूँ, रोज़ 1 घंटे किताब देख रहे हैं, 2 साल तक ऐसा ही रूटीन है, फिर बोलेंगे मेरे बस की बात नहीं है। झूठ, तुमने अच्छे से तैयारी नहीं की कि अब तो तुम्हारे बस की बात होती। तो अगर लग गए हो तो रगड़ दो, अदरवाइज थोड़े दूर रहो फिर, है ना। ना खुद से झूठ बोलो, ना घर वालों से झूठ बोलो। चलिए इक्वेशन करते हैं। ए मर्चेंट बोट 200 eggs, out of which 38 are broken. He sold the remaining eggs at the rate of rupees 4.80 per दर्जन। 1 डजन एग्स इतने के बेच दिए उसने, बाकी के बचे हुए एग इस रेट के हिसाब से बेच दिया। Thus he gained 8%, द टोटल इन्वेस्टमेंट इज। बताओ जी, इजी क्वेश्चन है, शांति से देखोगे तो। क्या पूछा है? इन्वेस्टमेंट यानी कि कॉस्ट प्राइस कि खर्चा कितना। सेलिंग प्राइस पता है, बता तो रखा है सेलिंग प्राइस कि कितने अंडे बचे थे, कितने रुपए में बेचे। और क्या बताएगा वो, देखो कितने अंडे लिए थे 200, 200 में से 38 टूट गए, 38 टूट गए, तो बचे कितने, 200 माइनस 38, 162 बच गए। अब उसने दर्जन के हिसाब से बेचे हैं। अगर उसने दर्जन के हिसाब से बेचे हैं तो सबसे पहले मैं देखूंगा कितने डजन बचे। 1 डजन में कितने होते हैं, 12, मैं इसको 12 से डिवाइड करूंगा। तो ये सर डिवाइड नहीं हो रहा, फ्रैक्शन में आएगा, फ्रैक्शन में आने दो मुझे, क्या है तो डजन ही, चाहे 3.5 दर्जन हो, 4.5 दर्जन हो, टोटल अंडे इतने दर्जन है भाई साहब, मुझे इतना पता है, ठीक है, मैं इसको कैलकुलेट ही नहीं करूंगा। टोटल अंडे इतने दर्जन है, 1 दर्जन अंडे की कीमत कितनी है, 4.8 में बेचे, तो टोटल इतने दर्जन है, 1 दर्जन इतने में बेचे, तो टोटल उसके पास इतने रुपए आए हैं फिलहाल तक। इतने दर्जन अंडे बेचे उसने, इतने रुपए उसका 1 दर्जन का कॉस्ट है। तो ये सेलिंग प्राइस है। और सेलिंग प्राइस जो है इस सिचुएशन के अंदर कॉस्ट प्राइस का 108/100 गुना है कि नहीं है। 8% फायदा हो रहा है भाई साहब को, तो ठीक है। कॉस्ट प्राइस को 108/100 करूंगा तो सेलिंग प्राइस आएगा, सेलिंग प्राइस को 100/108 करूंगा तो कॉस्ट प्राइस आएगा। कर दिया मैंने 100/108, ये कॉस्ट प्राइस आ गया, वही तो पूछ रहा था, तो सिर्फ ये एक स्टेप लिखना था, ठीक है। इस बिंदी से ये गया 18 निम्मे 18 छिक्के, ठीक है, 12 तुक्के 48, तो कैसे काटूँ मैं इसको, ये नहीं रहा, 2 3 6, 2 5 10, 3 3 9, 5 चौके 20 दिए 60, तो 60 रुपये उसकी कुल इन्वेस्टमेंट। 200 अंडे कौन लाता है 60 में, थोड़ा तो शर्माना चाहिए। द रिटेल प्राइस ऑफ ए वाटर गीजर इज दिस, ठीक है। इफ द मैन्युफैक्चरर गेन्स 10%, होल सेल डीलर गेन्स 15% एंड द रिटेलर गेन्स 25%, देन द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, इसलिए इस टाइप का ये कि लिया है आपको बेसिक चीज़ समझाने के लिए। देखो सबसे पहले जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं बनता होगा फैक्ट्री में, मैन्युफैक्चरर। उसके बाद जहाँ प्रोडक्ट बना वो मैन्युफैक्चरर करता क्या है, वो दुकानदार को नहीं देता, वो देता है होल सेलर को, थोक विक्रेता को। फिर थोक विक्रेता क्या है, दुकानदार को देता है, जिसको बोलते हैं रिटेलर। और रिटेलर किसको देता है, वो आपको देता है, जिसको हम बोल देते हैं कंज्यूमर, जो फाइनली उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है। ये तो कंज्यूम नहीं कर रहे थे, बाद में जाके यही बंदा यूज़ करेगा। तो अब इसने सिंपली बताया क्या है, ध्यान से सुनिएगा। द रिटेल प्राइस ऑफ ए वाटर गीजर, रिटेल प्राइस का मतलब क्या है, जितने में इस भाई साहब को मिलेगा, इसको जितने में मिलेगा वो है 1265। इफ़ द मैन्युफैक्चरर गेन्स,
तो मैन्युफैक्चरर ने जितने का भी बनाया था इसने 10% बढ़ा के इसको दे दिया, इसने 10% गेन किया, ठीक है। तो इससे 10% ज़्यादा हो गया, इसने लिया। होलसेल 15% इसने गेन किया, तो यानी कि जो भी रेट में इसको मिला इसने 15% ज़्यादा में इसको दे दिया। और रिटेलर ने जिस भी रेट में लिया आगे से हमें पता नहीं, इसने 25% ज़्यादा में इसको दे दिया, ठीक है। ये बोल रहे हैं कितने में बना होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर प्रोडक्ट x रुपए में बना होगा, मैन्युफैक्चरर को इतने रुपए का प्रोडक्ट पड़ा, उसने 10% फ़ायदा कमा लिया, यानी कि इंटू 11/10 इतने में उसने आगे बेच दिया, 10% बढ़ाकर बेच दिया। इतने में उसने बेचा होलसेलर को इतने में पड़ा, फिर उसने 15% फ़ायदा कमा लिया, तो ठीक है, उसने प्राइस को इतना कर दिया, ठीक है। अब दुकानदार को पड़ा इतने का, उसने 25% फ़ायदा कर लिया, उसने इतने गुणा कर दिया, प्राइस इतने में बेच दिया, ये 1265 के बराबर है। समझ में आ गई बात? बहुत ही सिंपल अंडरस्टैंडिंग थी। चलिए जी कर लेते हैं। तो ये 5 से ही कटेगा, 11 से भी कट रहा होगा पक्का। 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 3 15, 11 दूनी 22, 11 3 33, ओके जी। 23, 5 5 दूनी 4 दूनी 8, ये 8000 ऊपर जाएगा, 8000 नहीं 800, एक्स की वैल्यू आ जाएगी जी 800, ठीक है। क्लियर है? ये बताओ, कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। 1 घंटा 16 मिनट ही हुए हैं अभी, मतलब कि बढ़िया स्पीड से हमने क्लास की है, अच्छे से समझाया अभी। और टू शॉपकीपर सौरव एंड जगदीश सेल सिमिलर प्रोडक्ट्स टू देयर कस्टमर्स, ठीक है, एक ही प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं। सौरव कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द कॉस्ट प्राइस, वेयर जगदीश कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस। सौरव कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है और जगदीश सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। हमें क्या है, जगदीश गया नहीं होएगा कभी कहीं पर ऐसे पढ़ने ना। सौरव गेट्स 25% प्रॉफिट, तो अब मैं देखो सौरव के हिसाब से लिख लेता हूँ, सौरव के हिसाब से ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस। सौरव को 25% प्रॉफिट हो रहा है और ये कैलकुलेट कर रहा है अपने कॉस्ट प्राइस पर। 25% का मतलब होता है जी 1/4, यानी कि 4 रुपये अगर कॉस्ट प्राइस है तो 1 रुपये फायदा हो रहा है, यानी कि ये 4 रुपये की चीज़ को 5 रुपये में बेच रहा है। 4 रुपये अगर कॉस्ट प्राइस है तो प्रॉफिट 1 रुपये। जगदीश प्रॉफिट कर रहा है 37.5, तो 37.5 होता है 3/8, लेकिन ये कैलकुलेट कर रहा है सेलिंग प्राइस पे, तो यानी कि अगर सेलिंग प्राइस 8 है तो प्रॉफिट 3 है, सेलिंग प्राइस 8 है तो प्रॉफिट 3 है। तो अगर जगदीश का सेलिंग प्राइस 8 है तो प्रॉफिट 3 है, यानी कि 5 में लेकर आया होगा। 8 और 3 11 मत कर देना, फिर नुकसान हो जाएगा ना भैया, 11 में लेकर 8 में बेच दिया। वो भले ही सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट कर रहा हो, वो कर क्या रहा है, उसको जितना भी फायदा हो रहा है वो जस्ट ये देख रहा है कि ये फायदा सेलिंग प्राइस का कितने % है। ये नहीं है कि आप उसको नुकसान करा दो, ठीक है। छोटी सी गलती कर रहा है बेचारा, इसके बाबत नुकसान नहीं करवाना उसको। तो 3, अगर सेलिंग प्राइस 8 है तो फायदा 3 का है, यानी कि ला रहा है वो 5 में। अब देखते हैं, इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द प्रोडक्ट्स फॉर बोथ द शॉपकीपर आर सेम, अगर जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है दोनों प्रोडक्ट्स का, तो अब हम क्या करेंगे, हम ये सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, हम इसकी बात मानते रहेंगे बस एग्जामिनर की, हम सेलिंग प्राइस को सेम कर देंगे। देखो भाई यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 8 है, ऊपर मैं 8 गुना कर दे रहा हूँ, 8 5 40, 8 चौके 32, नीचे मैं 5 गुना कर दे रहा हूँ, 5 8 40, 5 5 25, तो हो गया सेलिंग प्राइस सेम। तो हमने एक इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट कर ली जो सारी सिचुएशन को फॉलो कर रही है। अब हम देख लेंगे कि हमारी यूनिट कितने की है और उनकी यूनिट कितने की है। इसने बताया एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रॉफिट इज ₹1400, उनके प्रॉफिट के बीच में 1400 का फर्क है। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का भाई साहब, यहाँ पर प्रॉफिट 8 यूनिट का, यहाँ पर प्रॉफिट कितने का है, यहाँ पर प्रॉफिट है 15 यूनिट का। तो इनके बीच में फ़र्क कितने का, 8 और 15 में, 8 और 15 में फ़र्क है जी 7 यूनिट का, और इस 7 यूनिट को एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1400। तो हमने जो रेशियो में ये जो यूनिट बना रखी है उससे 200 गुना एक्चुअल वैल्यू है, उससे 200 गुना है एक्चुअल वैल्यूज। तो जो भी वो आपसे पूछे उसको 200 गुना करके जवाब दे दो। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट फॉर विच जगदीश सेल्स, जगदीश जो बेच रहा है उसका कॉस्ट प्राइस। तो जगदीश बेच रहा है 25 में रेशियो के हिसाब से, हमारी यूनिट के हिसाब से, लेकिन एक्चुअल चीज़ें इससे 200 गुना है, यानी कि 5000 कॉस्ट प्राइस है जगदीश बाबू का, ठीक है। ये बताओ।
ए मैन सेल्स 2 आर्टिकल फॉर रुपीज़ 1710. He sells first article at 10% loss and second article at rupees 25% profit. ठीक है. Find the amount of overall profit if the cost price of the first article is equal to selling price of the second article. तो उसने क्या बताया, फर्स्ट वाले का कॉस्ट प्राइस सेकंड वाले के सेलिंग प्राइस के बराबर एक सिचुएशन दी है. ठीक है जी, हम क्रिएट कर लेते हैं. तो पहले आर्टिकल को वो 10% लॉस में बेच रहा है, यानी कि 10 रुपये की चीज़ को 9 रुपये में बेच रहा है. ये क्लियर है. 100 रुपये की चीज़ को 90 में, 10 रुपये की चीज़ को 9 में. ये अब आप डायरेक्टली लिखने के लायक हो गए होंगे. परसेंटेज वाली अंडरस्टैंडिंग है. और दूसरे वाले को 25% प्रॉफिट पर, 25% 1/4 यानी कि 4 की चीज़ को 5 पर बेच रहा है. ठीक है. और इसने क्या बताया, इसने बताया है इफ़ कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल, पहले का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड. पहले का जो कॉस्ट प्राइस है और दूसरे का सेलिंग प्राइस है, ये दोनों बराबर हैं. इनको बराबर कर दो. तो इसको मैं डबल कर दूं. ये तो 10 ऑलरेडी है, इन दोनों को मैंने डबल कर दिया. ठीक है. अब क्या हुआ, हमने उसकी बात मान ली. ये भी 10 है, ये भी 10 है. अब इन वैल्यूज़ को मैं यूज़ कर सकता हूँ फ्रीली आपस में, कोई दिक्कत नहीं है. और उसने बताया क्या, उसने बताया है ए मैन सेल्स 2 आर्टिकल फॉर दिस मच रुपीज़, कि इतने रुपए में बेचता है, यानी कि दोनों के सेलिंग प्राइस का सम है वो. तो हमारे हिसाब से दोनों के सेलिंग प्राइस का सम कितना है भाई साहब, 19. तो 19 यूनिट की वैल्यू है ये. देख लो कितने गुना, 90 गुना साफ साफ वैसे तो दिख रही है. 19 का पाड़ा याद हो तो हमने कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है, देखते हैं. फाइंड द अमाउंट ऑफ ओवरऑल प्रॉफिट. ओवरऑल प्रॉफिट, ठीक है जी. तो पहले वाले आर्टिकल को जब उसने बेचा तो उसको हुआ 1 रुपये का नुकसान, और दूसरे वाले आर्टिकल को बेचा तो उसको हुआ 2 रुपये का फायदा. तो ओवरऑल उसको भाई साहब 1 रुपये का फायदा हो रखा है ना, 1 रुपये का फायदा. 1 यूनिट की वैल्यू बतानी है. अगर 19 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, इसका 90 गुना है, वो 90 रुपये हो जाए. ठीक है जी. ये बताओ, सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं इस लेक्चर के अंदर. शांति से रगड़ दो इनको. ठीक है. अभी हैज़ 2 आइटम्स A and B. When he sells A at a loss of 15% and B at a profit of 20%, he has no loss or profit. तो ये सिचुएशन तो हमने एक बार पहले भी ऐसी डिस्कस की थी. अभी 2 आर्टिकल बेच रहा है, एक को वो 15% नुकसान पर बेच रहा है, एक को वो 25% फ़ायदे पर बेच रहा है, लेकिन ओवरऑल उसको फ़ायदा और नुकसान कुछ भी नहीं हुआ. मान लो आप 2 आर्टिकल बेच रहे हो, ओवरऑल आपको कोई भी फ़ायदा नुकसान नहीं हुआ. तो इसका मतलब क्या है कि एक में अगर आपने फ़ायदा कमाया है, उतना ही नुकसान आपने दूसरे में उठा लिया. एक में 200 रुपये बचाए तो दूसरे में 200 रुपये गंवा दिए, तो ओवरऑल आप 0 पर ही रह गए. तो पहले वाले आर्टिकल पर उसको कितने का लॉस हुआ है, 15% का. तो पहले 15% किस चीज़ का, जो पहले वाले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है उसका 15% जो भी बनता है. तो पहले वाला आर्टिकल कौन सा है, ए. तो ए के कॉस्ट प्राइस को मैंने मान लिया ए, ताकि हमें याद रहे. बी के कॉस्ट प्राइस को मैंने मान लिया बी. तो पहले वाले आर्टिकल में उसको कितना लॉस हुआ, 15%. तो 15% ऑफ ए, पहले वाले आर्टिकल पर जो लॉस हुआ है वो बराबर है किसके, दूसरे पर जो फायदा हुआ, इज इक्वल टू 25% ऑफ बी. तो ए पहले वाले का कॉस्ट प्राइस, बी दूसरे वाले का कॉस्ट प्राइस. तो इनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो पता लग जाएगा भाई साहब आपको. 15 इधर नीचे आएगा, बी इधर नीचे गया, 15 नीचे, 5 5 25, 5 3 15, 5:3 रेशियो. जब भी ये सिचुएशन हो, जब ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस 0 हो, ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, कॉस्ट प्राइस का रेशियो झट निकाल सकते हो ऐसी सिचुएशन. दोनों कॉस्ट प्राइस का रेशियो. ठीक है, याद रखिएगा. कई बार आती है सिचुएशन, आगे आएगी तो मैं फिर से याद दिलाऊंगा, टेंशन मत लो. When he sells A at a profit of 25% and B at a loss of 10%, then he gains इतने रुपए. What is the difference between the selling price of A and B in the first case? ठीक है, ओके. तो उसने ऐसे कुछ सिचुएशन बताया है, तो मैं क्या करूँ, मैं इमेजिनरी सिचुएशन कैलकुलेट कर लेता हूँ ताकि मैं परसेंटेजेस अच्छे से निकाल पाऊँ. 25%, 10%, मैं 2 0 चिपका देता हूँ. क्यों, अब बोलो भाई कितने परसेंट निकालना है, ईजिली बता दूंगा. इनका रेशियो 5:3 है, मैंने 500 और 300 मान लिया. बाद में देख लेंगे कौन सी यूनिट कितने के बराबर है, कितने यूनिट कितने के बराबर है. ठीक है. अब उसने क्या बोला है, व्हेन ही सेल्स, अगर वो ए को 25% फायदे पर बेचे, तो अगर वो ए को 25% फायदे पर बेचे तो इसका 25% कितना होएगा, इसका 1% हो गया, 5 25 5 125, इतना फायदा होएगा. और बी को 10% लॉस पर बेचे तो इसका 10% कितना होएगा, 30. ओवरऑल उसको प्रॉफिट और लॉस कितना होएगा, यहाँ पर उसको 95 का प्रॉफिट होएगा. और एग्जामिनर क्या बोल रहा है, एग्जामिनर बोल रहा है कि भैया 114 रुपये का हो रहा है उसको प्रॉफिट, यानी कि 95 यूनिट
हमने जो वैल्यूज मानी है उसकी 95 यूनिट 114 के बराबर है। ठीक ठीक, आगे देख लेंगे। ये तो पता लगा 95 यूनिट इसके बराबर है, 1 यूनिट किसके बराबर है। अब हम देखेंगे निकालना क्या है। What is the difference between the selling prices of A and B in the first case? फर्स्ट केस में A और B के सेलिंग प्राइस में क्या फ़र्क है? तो क्या फर्स्ट केस का क्या मतलब है? यहाँ पर फर्स्ट केस जब वो A को 15% लॉस पर बेच रहा था और B को 25% प्रॉफिट पर बेच रहा था। इसको अगर वो 15% लॉस पर बेचेगा तो 15%, इसका 15% कितना है? 15 5 75 रुपये कम करके बेचेगा तो 425 का बेचेगा। और इसको अगर वो कितने पर बेच रहा है? 25% प्रॉफिट, तो इसका 25% कितना होएगा? +75, ये हो जाएगा 375। पहले वाले केस में इसका सेलिंग प्राइस ये था, इसका सेलिंग प्राइस ये था, तो इनके सेलिंग प्राइस के बीच में डिफरेंस क्या है? तो बताओ इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 50 यूनिट का। तो 50 यूनिट की वैल्यू बतानी है जी। 95 यूनिट की वैल्यू ये रही, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 50 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 19 5 19 सिक्के 60 रुपये इसका आंसर। क्या सर ऐसे क्वेश्चन एक्चुअल में आते हैं? जी हाँ, ये एक्चुअल एग्जाम का इक्वेशन है, ICAR का क्वेश्चन हुआ था। कब हुआ था? 28 फरवरी 2022 शिफ्ट 1। ठीक है, TCS नहीं लिया था, SSC वाला ही सिलेबस है, तो डेफिनेटली आ सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन में स्टेप्स थोड़े से ज़्यादा थे। अगर आप कोई गलती करते, इस तरीके से ना करते, तो आप फंस सकते थे। तो अगर आप गलती से फंस भी गए खुद ट्राई करते हुए, तो बुरा मत मानो, टेंशन मत लो, नॉर्मल है। ठीक है, अब समझ में आ गया ना? 1-2 बार इसको कर लो, आगे से नहीं फंसोगे। ये बताइए जी, ए स्पेस रिसर्च कंपनी वांट्स टू सेल इट्स 2 प्रोडक्ट्स A and B. If the product A is sold at 20% loss and the product B is sold at 30% gain, the company will not lose anything. तो कंपनी को कोई भी नुकसान नहीं होएगा। या फिर यहाँ पर एक्चुअल में ये उसको बोलना चाहिए था कि कंपनी को फ़ायदा और नुकसान कुछ भी नहीं होएगा, बट चलो ठीक है। वो कहना क्या चाह रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये कहना चाह रहा है कि अगर A को 20% लॉस पर दे दें और B को 30% फ़ायदे पर, तो ना नुकसान हो रहा ना फ़ायदा। तो 2 प्रोडक्ट बेचने पर ओवरऑल ना नुकसान ना फ़ायदा, लास्ट क्वेश्चन में बताया था। तो एक पर जितना फ़ायदा हो रहा है उतना ही नुकसान दूसरे पर हो रहा होगा। ठीक है, तो पहले वाले पर कितना नुकसान हो रहा है? A पर 20%, यानी कि 20% ऑफ A इज इक्वल टू दूसरे पर फ़ायदा हो रहा है 30% ऑफ B। A और B के कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया जी 3:2। अगर ये 3 है तो ये 2 है, हमें इतना पता है। आगे बढ़ते हैं। इफ़ द प्रोडक्ट A इज सोल्ड एट 15% लॉस, अगर प्रोडक्ट A को 15% लॉस पर दे दें एंड प्रोडक्ट B एट 15% गेन, ठीक है जी, द कंपनी विल लूज 6 मिलियन। ठीक है, तो ताकि मैं इनकी परसेंटेज निकाल पाऊँ तो चलो इनको 300 और 200 कर देते हैं। ठीक है, तो इफ़ द प्रोडक्ट A इज सोल्ड एट 15% लॉस, अगर A को 15% लॉस में बेच दें, ये 300 में आया है, ये 200 में आया है। ठीक है, तो इसका 15% लॉस क्या होएगा? -45 है ना, और इसका 15% प्रॉफिट क्या होएगा? 15% गेन ना, +30, 15 दूनी 30। तो ओवरऑल कितना नुकसान हो गया? ओवरऑल नुकसान हो गया जी 15 यूनिट का। और ये क्या बोल रहे हैं? कंपनी विल लूज ₹6 मिलियन। कि 15 यूनिट की वैल्यू भाई साहब 6 मिलियन है। ठीक है जी। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट B, यानी कि 200 यूनिट की वैल्यू क्या है? तो कोई दिक्कत नहीं है, 15 यूनिट की वैल्यू है 6 मिलियन, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 6/15, 200 यूनिट की वैल्यू होगी इतनी, और ये सारी कहानी उसमें चल रही है, किसमें? मिलियन में। तो आप इजीली कर लेंगे। तो 6 दूनी 12, 15 8 120 पर काट दिया मैंने ना, 6 दूनी 12 120, 15 8 120, 80, 80 विल बी द आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, तो कॉन्ग्रेट्स, देखो आपने पूरा लेक्चर जो है ख़त्म कर दिया। अगर आपने एक सीटिंग में किया तो बहुत बढ़िया, मज़ेदार। मैं एक स्टैंडिंग में बना रहा हूँ। ठीक है, तो अगले लेक्चर के अंदर मिलते हैं, ऐसे ही पढ़ते रहिए।